अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारी लाइव स्ट्रीम का आगाज़ हो चुका है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे दोस्त अवैस अहमद भाई। अस्सलामुअलैकुम अवैस भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलिक भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं भी ठीक हूँ। अवैस भाई, वीडियो के हवाले से थोड़ा-सा आप हमें तारुफ़ करवाते जाएँ। वैसे तो जैसा कि हमने अपने थंबनेल पर लगाया हुआ है कि ये हमज़ा भाई की डिबेट है जो अभी रिसेंटली हुई है, लेकिन थोड़ी-सी इसकी मज़ीद आप जो है एक्सप्लेनेशन कर दें, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम वीडियो के एनालिसिस की तरफ चलेंगे। जी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा भाइयों, आज हम जिस डिबेट का रिव्यू करने जा रहे हैं, वैसे तो डिबेट्स अक्सर होती रहती हैं और मैं सुनता तो हूँ, मलिक भाई भी सुनते हैं, लेकिन हम उनको ज़्यादा रिव्यूएबल साइट पे नहीं जाते क्योंकि अक्सर चीज़ें जो होती हैं उनमें वो टिपिकल डिबेट्स वाली होती हैं। ये डिबेट इस लिहाज से स्पेशल है कि पहली बात, जो करंट अफेयर्स का मसला चल रहा है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो, उस पे ये डिबेट हुई है और प्योर एकेडमिक डिबेट थी। एकेडमिक डिबेट का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ स्कॉलर्स हैं जो प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ आएँगे और वो कंक्रीट चीज़ें लेके आएँगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके आएँगे जो डूबियस हो, जो डाउटफुल हो, जिस पे शक किया जा सकता हो। अच्छा, वैसे एकेडमिक डिबेट का मिज़ाज जो होता है वो बड़ा सुलझा हुआ होता है और हम मतलब देखते हैं कि दोनों ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे दोस्त हैं आपस में। इंटरलोक्यूटर्स मतलब जो आपस में डिबेट कर रहे होते हैं वो बिल्कुल लगता है दोस्त हैं। लेकिन इस डिबेट की ख़ास बात ये है कि ये फुल ऑफ पैशन थी। दोनों तरफ से अच्छे दलाइल आए और दोनों तरफ से जोश और जज़्बे का इज़हार भी किया गया। ज़्यादातर जो मुसलमान अ, हमारे डिबेटर हैं, हमज़ा जॉर्जिस, उनकी तरफ से। हमज़ा जॉर्जिस का हवाला उनका तारुफ़ मैं करा दूँ कि वो सेपियंस इंस्टीट्यूट यूके के सीईओ हैं। बहुत ही अच्छे डिबेटर, स्कॉलर और उसके अलावा दीन के मुबल्लिग हैं, दावत का काम करते हैं, इस्लाम की दावत करते हैं। शुरू में जब इन्होंने डिबेट स्टार्ट की थी पिछले 10-15 साल पहले, मेरा ख़्याल है कि 10 एक साल पहले इनकी जो मशहूर ज़माना डिबेट थी लॉरेंस क्रास के साथ, वो दुनिया पूरी में मशहूर हो और गई थी। raising the तो आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है मलिक भाई, पीछे से? हाँ जी, वो वीडियो बैकग्राउंड में चल रही थी। जी, मैंने बंद कर दी है। अब ठीक है? जी, जी। अच्छा, तो इनकी जो डिबेट आई थी उसके बाद ये मतलब पूरी दुनिया में इनका जो है नाम हो गया था। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, तो इन्होंने डिबेट्स करनी कम कर दी और ज़्यादातर लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। अब फ़लस्तीन का मामला ऐसा है कि ये पूरी उम्मत मुसलिमा के लिए एक के हलक में एक काँटा है, ठीक है? जिसको ना हम चबा सकते हैं और ना हम निगल सकते हैं। तो उस सिलसिले में मेरा जो ज़ाती ख़्याल है कि हमज़ा ज़ोरसिस ने ये जो डिबेट की और इसमें जो पैशन था, उनका जो जोश-ओ-जज़्बा था, ये पहले पिछले मेरे ख़्याल में 5 साल के अंदर ये जोश-ओ-जज़्बा उन्हें उनमें देखने में नहीं मिलता था क्योंकि वो ज़्यादातर नरम-दिली से और उस तरह डिबेट्स कर रहे थे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये जो डिबेट है ये एक ख़ास अहमियत की हामिल है और आज हम इसको रिव्यू करेंगे। हम ऐसे करेंगे कि पहले हम थोड़ा रिसर्च लाएँगे और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे अगर उसमें कोई की पॉइंट्स हुए। अगर उसमें नॉर्मल बात हो रही हुई जो सब लोगों को मालूम है तो फिर हम उसको ऐसे जाने देंगे। मेरा ख़्याल है कि हमारी ऑडियंस ज़्यादातर पढ़ी-लिखी है तो वो अंग्रेज़ी ज़ुबान से भी किसी न किसी हद तक वाकिफ़ है। लेकिन जो कमी रह जाएगी वो हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से उसको पूरा कर दें और इस पे हम थोड़ा रोशनी डाल सकें। बीच में हम अपने भी 2 सेंट्स देंगे, खाली तर्जुमा नहीं करेंगे, अपनी राय देंगे और वो ऑब्वियसली वो बायस्ड होगी क्योंकि हम खुद फ़लस्तीन के हामी हैं। लेकिन कोशिश ये होगी कि ये डिबेट एक खाली फ़नी डिबेट के हवाले से ना जाए, बल्कि इससे हम कुछ न कुछ सीख सकें। इसके अलावा जी। हमज़ा ज़ोरसिस साहब ने एक किताब लिखी है,
मसूद वाहिदी के साथ मिलके, उसका नाम है अनविलिंग टिरनी। ये भी फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट पे है। और इसमें उन्होंने पूरी हिस्ट्री से स्कॉलरली रेफरेंसेस जमा करके जो एकेडेमिया में यूज़ होते हैं, वो इन्होंने एक-एक करके उसमें किए हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म की किताब उसको इन्होंने डाइसेक्ट किया है। सैपियंस की वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल है वो, और हम कोशिश करेंगे कि अगर मलिक भाई इजाज़त दें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी लगा सकते हैं। तो जी जी, वो भी इंशाल्लाह लाज़मी पढ़नी। ज़रूर। जी, जी, वो भी लाज़मी पढ़नी चाहिए। तो अब मैं मलिक भाई से कहूँगा कि वो अपने राय का इज़हार करें कि हम, और फिर आगे वीडियो चलाते हैं तो उसमें देखते हैं कि कैसे चलता है। जी, मैं भी इस हवाले से थोड़ी-सी बात ज़रूर रखना चाहूँगा क्योंकि मेरा जो खुद का तारुफ़ है वो हमज़ा भाई से तब हुआ जब उनकी डिबेट हुई एज़ एज़ यू सेड लॉरेंस क्राउस के साथ, और उसके साथ-साथ उनकी फिर जब किताब से थोड़ी-सी जो है मुझे रोशनासी हुई, द डिवाइन रियलिटी, जो कि उनकी वही सेपियंस की ही वेबसाइट के ऊपर फ्री डाउनलोड के लिए है। बहुत अच्छी किताब है वो, और मेरे ख़्याल से वो भी जो है 2 सज़ा ज़रूर देखें। सैपियंस की वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगी, पीडीएफ में आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसको भी ज़रूर विज़िट करें। बाकी जो है हम टाइम लिए बिना अपनी ऑडियंस का इंशाल्लाह हम चलते हैं वीडियो की जानिब, वीडियो देखते हैं और फिर इंशाल्लाह उस पे तबसरा करते हैं। जी, मुझे सही। ज़रूर बताइएगा अवैज़ भाई कि स्क्रीन शेयर हो रही है, और आवाज़ का भी मुझे लाज़मी बताइएगा कि आवाज़ लैग तो नहीं कर रही, क्योंकि इंटरनेट की डिले की वजह से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आवाज़ डिले करती है। हमारे साथ जो भाई जुड़े हुए हो कमेंट्स में वो भी ज़रूर बताएँगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें एक-दूसरे की आवाज़ ठीक आ रही होती है, लेकिन बैक एंड पे जो ऑडियंस सुन रही होती है, जो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग चल रही होती है, उसमें आवाज़ का डिले आ रहा होता है। तो इंशाल्लाह मैं प्ले करूँगा और फिर हम देखते हैं इसे। जी, बगैर किसी लैग के साथ आवाज़ ठीक आ रही है? सही चल रही है अभी तक। चलें इंशाल्लाह जी, होपफुली ऐसे ही सही चलेगी। मैं इसकी जो है इंशाल्लाह। जी, ठीक है। अच्छा अब मलिक हम भाई, इसे फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। जी, जी। आपने इसका स्ट्रीम यार्ड का लिंक दिया चैट में? Let's वो introduce लिंक दे today. देना ताकि किसी ने जॉइन करना हो तो वो आ जाए। हाँ, इंशाल्लाह थोड़ा-सा इसका पहले तबसरा करके हम पहले, ताकि बात अपनी रख लें, फिर उसके बाद जो है हम ऑडियंस के साथ लिंक भी शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, तब तक हमारे साथ कुछ दोस्त भी जुड़ जाएँगे। तो अभी ये है कि हम ठीक। पहले थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं, और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या हम इसको थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड लेकर चलें या स्पीड इसकी, मेरे ख्याल से थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड जैसे 1.25 पे हम ले चलते हैं, ताकि ये है कि बात हम अपनी अ, टाइम विदिन 1.25 ये है कि जब वो बीच में थोड़ा पैशनेट हो जाते हैं तो वो काफ़ी स्पीड से बोलते हैं, तो वो लोगों की समझ में नहीं आएगी। मेरा ज़्यादा ख़्याल है, बाकी आगे देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको कर लेते हैं, अगर इंशाल्लाह ज़रूरत होगी तो फिर हम इसको दोबारा बैक टू नॉर्मल कर लेंगे, क्या कहते हैं आप? ठीक है, ठीक। चलिए। Today's guests. Mark Humphreys is a lecturer in computing at Dublin City University. He has a Bachelor of Science from University College Dublin and a PhD in Computer Science from the University of Cambridge. His research is in नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा-सा आवाज़ को कम ही रखना चाहिए क्योंकि ये लैग करेगी। जी, आवाज़ भी ठीक आ रही है, नीचे एक भाई ने हमें बता दी है। बहुत शुक्रिया ट्रुथ भाई, जज़ाकल्लाह। चलें जी। artificial intelligence and has a wide range of interests, including politics and genealogy. Hamza Tzortzis is the founder and CEO of the Sapiens Institute. He is the author of the best-selling book, The Divine Reality, God, Islam, and the Mirage of Atheism, and Unveiling Tyranny, the Genocide in Gaza, and False Zionist Narratives on Palestine. He is currently completing his PhD on theological philosophy. Gentlemen, welcome to the show. Now, to begin proceedings, I'm going to ask you both to give a rough 5-minute intro. And Hamza, if we can have you starting. Thank you. Thank you for having us. So I'm going to argue for the case that Israel's war on Gaza is genocide. So I'm going to start with Article 2 of the Genocide Convention of 1948. It provides the following delineation.
In the present convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial, or religious group. As such, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction, in whole or in part, D, imposing measures intended to prevent births within the group, E, forcibly transferring children of the group to another group. So let's prove intent. But before we do that, it's very important to unpack something, because intent doesn't mean that you have to focus on people's statements. If you look at the UN report, जी, मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए इसे पास करूँगा। बड़ा अच्छा इन्होंने अपना जो है स्टार्ट लिया है हमज़ा भाई ने, और चूँकि जो इसराइल और गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको समझा यही जा रहा है कि शायद ये एक बराबरी की जंग चल रही है दोनों ममालिक के दरमियान। अवैस भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? जी, सुन पा रहा हूँ। अच्छा, तो कंसीडर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हमारे वो दोस्त जो रहते हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। वो ये समझ रहे हैं कि शायद फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान जो जंग है, ये शायद बराबरी की सतह पर जंग है, क्योंकि समझा ये जा रहा है इस टाइम तक कि जहाँ इज़राइल है वो मज़लूम है, चूँकि हालाँकि वो अटैक कर वहाँ फ़लस्तीन के ऊपर कई दिनों से कई हज़ार बच्चों को कत्ल कर चुका है, शहीद कर चुका है, और उसके साथ-साथ उनका जो है वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, जिसके ज़रिए से उन्हें खुराक की तरसील की जा रही थी, उनको पानी और दूसरे दीगर अद्वियात पहुँचाई जा रही थी, उनको रोक दिया गया है। तो समझा यही जा रहा था कि शायद ये एक बराबरी की जंग है, लेकिन हमज़ा भाई ने केस अपना जो बिल्ड किया है, वो इस बात से किया है कि ये एक जेनोसाइड है, और फिर जेनोसाइड की डेफिनेशन की जो 1948 में एक जो है डेफिनेशन इसकी आर्टिकुलेट की गई थी, उसके मुताबिक उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस भी उस पे रख दी कि इन सारों को डिस्कस किया जाएगा। जी, अवैस भाई, आप इस हवाले से कोई बात रखना चाहें? जी। अच्छा, इसमें ये है कि वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न जो एकेडेमिया है, जो स्कॉलरशिप है, वो ये उनका ये मानना है, जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ज़ायनिज़्म की तरफ झुके हुए हैं लोग। वो इस बात पे बो आपकी आवाज़ ब्रेक हो अग्रसर हैं गई इस है बात अवैस भाई। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अवैस भाई, आवाज़ ब्रेक कर गई है। अब मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं अवैस भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर हेलो? देखें आप अपना। जी, अब आ रही है आपकी आवाज़, जी। बोलिएगा। अच्छा। तो वीडियो गायब हो गई है शायद। हाँ जी, वीडियो आपकी गायब हो गई है। मेरे ख्याल से थोड़ा इंटरनेट का जो है ना वो इश्यू रह रहा है आपका, कि जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो लैग भी हो रहा है साथ-साथ थोड़ा। नहीं, मेरा आई जी, थिंक आप इंटरनेट जो है वो मसला किया है उसमें। खैर, चलें अभी हुँ। ऐसे ही करते हैं, इसको कंटिन्यू कर जी, बैक टू नॉर्मल। आपका कैमरा ऑन हो गया। जी। नहीं, फिर आपकी वीडियो हैंग हो रही है। अवैस भाई, आप ऐसे करें, मेरे ख्याल से वीडियो ऑफ कर दें थोड़े टाइम के लिए ना, कि शायद उसकी वजह से। और अब आपका माइक भी ऑफ है। माइक अपना अनम्यूट करें आप स्क्रीन से। आवाज़ आ रही है? जी, बेहतरीन। जी, आप कीजिए। अच्छा। मैं ये कह रहा था कि वेस्टर्न एकेडेमिया और वेस्टर्न मीडिया जो है वो इस बात पे मुसर है कि जेनोसाइड की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि किसी खास नस्ल के नस्लकुशी करना। मतलब अगर यहूदी हैं या मिसाल के तौर पे पठान हैं या बलोची हैं, तो उनको मारना, ये जेनोसाइड होती है। अब फ़लस्तीन में जो है, मतलब उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना। फ़लस्तीन में ये वो ये इस तरह आर्ग्यू करते हैं कि हमारे पास कुछ फ़लस्तीनी हैं जो इज़राइली अरब्स हैं, मतलब जो जिनको इज़राइली नेशनैलिटी या सिटीज़नशिप मिल चुकी है। तो हम उनको तो नहीं मार रहे, अगर हमारी इंटेंट ये हो कि हमने सबको मारना है, तो हम जो है उनको भी मारें। लेकिन हम चूँकि उनको नहीं मार रहे, तो इसलिए ये जेनोसाइड जो है फ़िज़ूल बात है। यहाँ तक समझ आ गई है? अगर मेरी आवाज़ कटी नहीं है, तो मैं इस वजह से साथ-साथ पूछना चाहता जी, हूँ। आवाज़ आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है। आप इंशाल्लाह कंटिन्यू करें, जहाँ कोई बात होगी अच्छा, मैं भी साथ ज़रूर रखूँगा। जी। ठीक है। हाँ, तो अब ये उनका जो प्रेमिसिस है, जो जो उनका प्रेमिस है कि
इसराइली अरब क्योंकि हमारे साथ रहते हैं, तो हमारी नीयत तमाम अरबों को मारने वाली नहीं है, तो ये इसलिए जेनोसाइड नहीं है। हम खाली हमास के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन जब हम जो न्यूट्रल एकेडेमिया है या स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो रिसर्च स्टडीज़ की गई हैं, जब हम उनको देखते हैं तो 2 चीज़ें आती हैं। एक होती है जेनोसाइड जो एक्चुअल होती है, दूसरी होती है जेनोसाइडल इंटेंट, ठीक है? अभी यहाँ पे हमज़ा भाई जो बात कर रहे हैं वो है जेनोसाइडल इंटेंट की, ठीक है? कि बेशक आपकी जो जो आपकी कार्रवाई है फ़लस्तीनियों के अगेंस्ट वो जेनोसाइड पे की डेफ़िनेशन पे अभी बेशक पूरी नहीं उतरी, लेकिन जेनोसाइडल इंटेंट आपने दिखाई है, ठीक है? क्योंकि फ़लस्तीन पे जो हमला हुआ है बेसिकली इसी वज़ह से हुआ है कि वो उन लोगों के पास वहाँ पे रहने का हक है, आप उनको वहाँ से निकालना चाहते हो। अच्छा, जेनोसाइड का यही मतलब नहीं होता कि उनको मार दो। अगर किसी बंदे को वहाँ से लोगों को एक बड़े स्पेसिफ़िक ग्रुप को एक जगह से डिस्प्लेस आप करो तो वो भी जेनोसाइड ही होती है, ठीक है? तो वो केस बना रहे हैं जिनेवा कन्वेंशन की रोशनी में, बाकायदा एक रेफ़रेंस देके। तो अभी तक इसका ये जो है वो क्रक्स है। आगे चलें तो फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर दूँ कि डॉक्टर नॉर्मन फिंगरस्टाइन ये होलोकॉस्ट सर्वाइवर इनके वालिदैन थे, होलोकॉस्ट सर्वाइवर। तो ये खुद ज्यूइश हैं, लेकिन इनकी पूरी ज़िंदगी फ़लस्तीनियों के हक़ में बोलते हुए निकली है। इसी तरह नोम चॉम्स्की, अ इलान पापे, ये 3 स्कॉलर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। इनकी पूरी ज़िंदगी खाली फ़लस्तीनियों को हक दिलाने पे निकली है। और ये बहुत ही प्रेस्टीजियस स्कॉलर्स हैं दुनिया में। इन बहुत सारी किताबें लिखी हैं और दुनिया पूरी इनको मानती है। अगर किसी को नहीं पता तो नॉर्मन फिंकलस्टाइन की जाके जो है वो स्कॉलरली वर्क्स देख ले या नोम चॉम्स्की के, तो उनको समझ आ जाएगी किस लेवल के स्कॉलर्स हैं। तो वो सारे ये बात करते हैं कि ये जेनोसाइड ही है। स्पेशली जो नकबा हुआ था, वो आगे हमज़ा भाई बात करेंगे तो हम उस पे भी डिस्कस करेंगे नकबा क्या था। जी मलिक भाई। अच्छा मलिक भाई, शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अ, जी अब बताइएगा, आवाज़ आ रही है अब? जी, जी अब आ रही। शायद आपने म्यूट किया हुआ मैंने है। हाँ जी, मैंने म्यूट किया हुआ था, माज़रत मैं बता दूँ। अच्छा, ये इसी बात का ज़िक्र किया जा रहा था अभी, ये हमज़ा भाई जो कह रहे थे, मैं इसको हाइलाइट भी कर रहा हूँ साथ, कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ द 1948 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड डिफाइन्स genocide as any of the following acts committed with intent to destroy। अब इसमें यह है कि अगर आपने सिर्फ इरादा भी किया है डिस्ट्रॉय करने का, इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन अ होल और इन अ पार्ट, यानी एक खास हिस्से को या मुकम्मल को, नेशनल, एथनिकल, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप, यानी आप उसको जो है कोई रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है या किसी खास रेस के लोग भी हो सकते हैं, किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप या किसी खास ग्रुप के लोगों को आपने कत्ल करने की कोशिश की है, कॉजिंग सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in a whole or in a part, imposing measure intended to prevent birth within the group and forcibly transferring children of a group to another group। अब ये सारी चीजें जो है डिफाइन की गई हैं इनको एज अ जेनोसाइड के तौर के ऊपर। उसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने सिर्फ इरादा ही किया है, इंटेंट टू डिस्ट्रॉय, आपने उनको सिर्फ तबाह करने का इरादा भी किया है, तो ये भी बेसिकली जेनोसाइड के अंदर ही आता है। और ये यहाँ पर ये मेरे ख्याल से तमाम की तमाम ये जितनी भी बातें बताई गई हैं, अगर आप इन्हें देखें अवैस भाई, तो ये सारी की सारी फुलफिल हो रही है यहाँ पर। उनकी खुराक जो है उसको बंद किया हुआ है, उनको मेंटली फिजिकली हार्म किया जा रहा है, डेलिबरेटली किया जा रहा है, ठीक है, और बच्चों को जो है मारा जा रहा है, जानबूझकर बच्चों को कत्ल किया जा रहा है ताकि उनकी बर्थ जो है वो, उनका ग्रोथ रेट जो है वो कम हो। ज़ाहिर है आप किसी मुल्क की अगर जवान नस्ल को ही तबाह कर देंगे तो फिर क्या पीछे जो है वो उस मुल्क ने तरक्की पानी है या उस कबीले ने या उस कौम ने तरक्की पानी है। तो ये सारी की डॉक्टर सारी शराइत यहाँ पूरी हो। जी, डॉक्टर नॉर्मन फिंकलस्टाइन इस बारे में कहते हैं कि इसराइल का एक जो पॉलिसी है वो ये है कि हर कुछ साल के बाद
4-5 साल के बाद ये लोग एक स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं मोइंग द लॉन। वहाँ पे जाके ये गज़ा में, फ़लस्तीन में बच्चों को मारते हैं ताकि ये बड़े ना हों, ठीक है? जानबूझ के, और इनकी मतलब वो नस्ल-कशी इस तरह कर रहे हैं। ये जेनोसाइड 7 अक्टूबर से स्टार्ट नहीं हुई, ये सिस्टमैटिक है। वो इस तरह बात हुँ। करते हैं। कहते हैं कि ये प्रॉपर एक टर्म यूज़ होती है, मोइंग द लॉन। जैसे हम घर की घास काटते हैं ना, जब बड़ी होती जाती है तो उसको हुँ। काटते हैं। जिनके जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनको ये मार देते हैं। बड़ा बेहतरीन रेफ़रेंस उन्होंने दिया है इस चीज़ का। इसको जी, बड़ी मतलब एक खूबसूरत मिसाल के साथ उन्होंने वाज़ेह किया। बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा तो ये अकीदा नहीं है ना कि ये 7 इसका जो है आगाज़ 7 अक्टूबर से हुआ है। ये तो सारा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा जो चल रहा है। चलें बहरहाल सुनते हैं आगे, हम वीडियो की जानिब जी, जी। चलते हैं इंशाअल्लाह। That जी, was जी। published in 1992 is called Final Report on the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution. On page 26, under the genocide section, it says, in certain cases, there will be evidence of actions or omissions of such a degree that the defendant may reasonably be assumed to have been aware of the consequences of his or her conduct, which goes to the establishment of intent, but not necessarily motive. So from actions, you can infer backwards to intent. We have over 100 genocidal statements from 30 plus Israeli ministers, politicians, and the IDF, proper evil people. For example, take the Israeli heritage minister Amichai Eliyahu. He said Israel must find ways for Gazans that are more painful than death. Take Yoav Gallant, Minister of Defense. He said Hamas lost control of the north of the Strip. We were doing a Gaza Nakba of 2023. For the audience who don't know, the Nakba was the expulsion of over 700,000 Palestinians and the massacre and also the destroying of 600 Palestinian villages. He also says, I have ordered a complete यहाँ रोकिए siege एक on the मिनट। Gaza Strip. There will be no electricity. जी। अच्छा, ये इन्होंने नकबा का नाम लिया है, ठीक है? तो मैं उसका वाज़ह करता चलूँ। 1948 में ये हुआ था कि इज़राइल की जब स्टेट कायम हुई तो इन लोगों ने 7 लाख फ़लस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल किया था। उस एरिया पे कब्ज़ा कर लिया था, उनके कुओं में ज़हर मिला दिया था, ठीक है? और आज दिन तक वो 7 लाख बंदे वापिस इज़राइल में नहीं घुस सकते। इस वजह से कि उन पे पाबंदी है। तो ये एक अपार्टाइड, रेशियल अपार्टाइड का सिस्टम हो जाता है कि वो अपने घरों में जिनसे निकाले गए थे उसमें वापस नहीं आ सकते। इवन उनके कुओं में पानी में ज़हर मिला दिया था कि वो वहाँ पे अगर कोई रहना चाहे तो मर जाए। फिर भी जो लोग बच गए वहाँ पे उनको इन्होंने सिटीज़नशिप दी कई साल बाद आके, ठीक है? नक्बा के कई साल बाद आके। आई थिंक 1960 समथिंग में। उससे पहले वो इल्लीगली रहे या कैंप्स में रहे। तो कहने का मकसद ये है कि हाँ, एक और चीज़ बताता चलूँ कि नकबा जो है वो ये इसका नाम इज़राइल के अंदर कोई ले नहीं सकता, कानूनन जुर्म है। उसको जेल हो जाएगी अगर बंदा कोई नकबा लफ़्ज़ कहेगा, ठीक है? तो ये उसका हवाला दे रहे हैं हमज़ा भाई कि नकबा क्या था, तो मैंने कहा इसका थोड़ा-सा टच कर दूँ मैं इसको कि हिस्टोरिकल हमारे ऑडियंस को ये चीज़ पता चले। बाकी उसके अलावा जो उन्होंने बात की है वो जेनोसाइड की डेफ़िनेशंस पे ही बात की है कि 1992 में क्या आई और उसके सारे सब डेफ़िनेशंस पूरा उतरती हैं और उनके जो मिनिस्टर्स हैं और जो उनके गवर्नमेंट के ऑफ़िशियल्स हैं, वो कंटिन्यू ये बातें ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि जैसे उसको वहाँ पे बम मार देना चाहिए, मतलब न्यूक्लियर बम मार देना चाहिए या उनको ख़त्म कर देना चाहिए या उसको फ्लैट कर देना चाहिए। तो उनकी स्टेटमेंट से पता चलता है कि उनकी इंटेंट जेनोसाइडल ही है। चलें। जी, जी, बिल्कुल, ये बात बड़ी हैरानकुन रही है। मैंने अभी जो ये हमज़ा भाई ने इसको कोट किया है कि 100 से ज़्यादा उनकी जो है स्टेटमेंट आई है जेनोसाइड के हवाले से, उनकी ऑफ़िशियल्स की तरफ से, और ख़ास तौर पे ये जो डिफेंस मिनिस्टर की उन्होंने बात की कि उसने कहा कि हमें जो है गज़ा के अंदर नाकबा दोबारा करना चाहिए 2023 का। ये भी एक बड़ी खौफ़नाक और ख़तरनाक बात है। जी, मुझे बताइएगा, Fighting वीडियो human शेयर है। animals and we are acting accordingly. Isaac जी, जी, भाई। Herzog, another evil person, the president, he says there are no innocent civilians in Gaza. He's blurring the lines between a combatant and a non-combatant. What about Benjamin Netanyahu, the prime minister? He said, you must remember what Amalek has done to you, says our Bible. And this refers to 1 Samuel 15:3 that says, now go attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them, put to death men and women, children and infants,
cattle and sheep, camels and donkeys. This is pure genocide, genocidal intent here, because he's blurring the boundaries, if you like, between a combatant and a non-combatant, and he's saying kill children. जी, तो इस हवाले से थोड़ा-सा अगर अवैस भाई आप बात बताना चाहें कि ये जो एमएलआई थे, ये कौन थे और क्या इनकी हिस्ट्री है, और ये नेतन्याहू की तरफ से स्टेटमेंट आई है, और ख़ास तौर के ऊपर इस्राएली तमाम अपने दुश्मनों को वैसे तो एमएलआई कहते हैं, लेकिन अब इस मौके के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट देना, इसका क्या इम्पैक्ट है, और एमएलआई जो है वो कौन है, तारीख़ का जो है, तारीख़ में इनका क्या किरदार है, थोड़ा-सा अगर आप इसकी वज़ाहत करना चाहें? अच्छा, एमएलआईक्स या एमेलेकाइट्स, ये 2 लफ्ज़ इनके लिए यूज़ होते हैं बाइबल की लैंग्वेज में। उर्दू में उनको उमालिका कहते हैं, उमालिका, ऐन मीम अलिफ लाम काफ ए। तो ये एक कौम थी जो यहूदियों के खिलाफ जंगें लड़ती रही है हिस्ट्री में। इनके एक नबी थे शमूएल नाम था उनका। तो बाइबल के हवाले में जब उनका ज़िक्र आता है कि अच्छा, नबी वो बनी इसराइल के थे, अमालिका के नहीं थे। अमालिका एक जंगजू कौम थी, वहशी कौम थी। अच्छा, बनी इसराइल के साथ उनकी जंगें होती थी, तो शमूएल जो नबी थे, उन्होंने कहा इनको इनका जो बादशाह था इस बनी इसराइल का, उसका नाम था तालूत, ठीक है? जिसने जालूत के साथ जंग की, जालूत मर गया। उसके बाद जब दाऊद अलैहिस्सलाम की डेथ हो गई, उसके बाद जब ये शमूएल नबी आए, इन्होंने बोला कि जाके अमालेकिस जो है तुम लोगों को बहुत तंग करते हैं, तो उनके साथ जाके जंग लड़ो और उनके बच्चों को मार दो, उनकी बीवियों को मार दो, उनके जानवरों तक, मतलब भेड़ और गधे तक, डोंकीज एंड शीप, ऑक्सन मतलब जो बैल है, उनको भी मार दो। तो किसी को मत छोड़ो, ठीक है? मुकम्मल उनको एक्सटर्मिनेट कर दो दुनिया से, जैसे नसियन मनसिया हो जाएँ, वो थे ही नहीं दुनिया में, ऐसे हो जाएँ। तो एथनिक अब क्लींजिंग ज़ाहिर का बात है ही कि एक अल्लाह की ये शरीयत में ऐसा हुक्म नहीं आ सकता। जी, 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 जी। अच्छा, अब इसमें हमारा जो इस्लामिक बिलीफ ये है, किसी को ये गलतफ़हमी ना हो कि मतलब बनी इसराइल के वो नबी थे, तो हमारे भी तो नबी हुए, तो उन्होंने हुक्म दिया था। तो जो हुक्म उन्होंने दिया था, वो यकीनन ये नहीं होगा, जो इस किताब में लिखा हुआ है। हमारा बिलीफ ये है कि बाइबल करप्टेड है, ठीक है? उसमें बहुत सारी चीज़ें बाद में शामिल की गई हैं। तो ये उन चीज़ों में से एक है कि जिसमें मतलब इवन जानवरों तक को मारने का हुक्म दे दिया गया है, कि उनको भी मार दो। इट इट डज़न्ट मेक एनी सेंस, ठीक है? हमारा रब जो है वो इस तरह का ज़ालिम नहीं है, ठीक है? तो मैं ये भी साथ क्लियर करना चाहता हूँ। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर हो गया। नेतन्याहू ने ये कहा कि याद रखो कि एमलेक्स जो हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, ठीक है? अच्छा, एमलेक्स के हवाला वो किसका दे रहा है कि फ़लस्तीनियों ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे उनको मतलब जानवरों समेत, उनके बच्चों समेत, बीवी बच्चों समेत मारने का हुक्म था, तल्फ़ करने का हुक्म था, इसी तरह इनको भी मार देना चाहिए। वो इम्प्लाई ये कर रहा है, ठीक है? बाद में उन्होंने जलेबियाँ बनाई हैं इस बात की कि नहीं, इसका मतलब ये था, उसने ये कहा था, ये एक हिस्टोरिकल रेफ़रेंस है। लेकिन उस वक़्त जो उसने बात की, अपने फ़ौजियों को जोश दिलाने के लिए या अपने शहरियों को, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई। हाँ जी, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनकी चीज़ें तमाम जो है सरेआम ये बातें कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं इस तरह की, एंड आई एम रियली सरप्राइज़्ड कि इनकी ये सारी बातें दुनिया तक पहुँच रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपनी आँखें बंद की हुई हैं। मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि जब हमने ये किस्सा सुना कि देयर आर मोर देन 40 बेबीज़ आर किल्ड, बीहेडेड, और इस तरह की खबरें चलाई गईं। बड़े-बड़े जो है वो खबरदान, जिनके अंदर मतलब बड़े फ़ेमस नाम आते हैं, और उन लोगों ने भी इन खबरों को प्रोपेगेट किया। बाद में हमें पता चला कि ये सारी खबरें फेक थी। तो बात मैं यहाँ ये रखना चाह रहा था कि एक तरफ तो सिर्फ हमें फेक खबरें आईं, ठीक है, और उनको प्रोपेगेट किया गया, और जो है फ़लस्तीनियों को कहा गया कि ये दहशतगर्द हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। बट ऑन द अदर हैंड हमने ये देखा कि जो फ़लस्तीन के बच्चे थे, उनके साथ तो ये काम किया गया। फ़ॉस्फ़ोरस बम उन पे गिराए गए हैं, कत्ले-आम उनका हुआ है, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर कितने मज़ालिम हुए। उसके बावजूद ये बात जो है मीडिया के अंदर ना आ सकी और लोगों तक ना पहुँच सकी। बहरहाल ये एक जो है दोगला पॉलिसी, जिसे हम हिपोक्रेसी कहते हैं, ये हमें हमेशा से देखने को मिला है वेस्टर्न मीडिया के ये अंदर, कि आगे अपने मफादात के लिए ही होते हैं। आगे आगे ये बात आगे ये बात हमज़ा भाई अच्छा, ठीक। करेंगे।
हम इसको देखेंगे तो उस पे बात करेंगे। हाँ, उनकी बात क्यों नहीं सामने आती, इनका नाम क्यों आता है, तो वो बताएँगे आगे। ठीक है जी, चलते हैं फिर वीडियो की जानिब। You have Kish, Minister of Education. I relate to them, meaning the Gazans, like Amalek, meaning wipe them out. Nissim Vaturi, Deputy Speaker of the Knesset, says the war will never end if we don't expel them all. Ivy Ditcher, Minister of Agriculture and Rural Development. This is Gaza's Nakba 2003. And there's many more. We also have a Zionist think tank that published the blueprint for Palestinian genocide. This think tank is called the Institute for National Security and Zionist Strategy. And it states that it outlines a plan for resettlement and final rehabilitation in Egypt of the entire population of Gaza. The entire population. It was written by Ahmed Weizmann, who leads the Libertarian Caucus of Israel's ruling Likud party. We don't even need these statements. We could look at the war statistics and we could infer backwards, just like what the UN report said. When you look at the statistics of Euromed, which is Swiss-based, it's based in Gaza, you have around 30,000 people that have died. Over 11,000 are children. You have over 56,000 injuries. You have over 100 journalists killed. You have 1.9 million displaced, and the homes have been destroyed. Over 65,000 homes have been destroyed. You have over 300 damaged schools. You have 183 damaged mosques, damaged churches are 3. You have 226 deaths of medical staff, and so on and so forth. Now, what's very interesting is this. During the Blitz, okay, the Nazis, when they bombed England, it was over a 9-month period, intensely, but it really technically was over 4 years. More people have died in Gaza than they died in London during the Blitz. And the Blitz was like carpet bombing. जी, अवैस में बड़ा अहम पॉइंट इन्होंने उठाया है यहाँ पर। अगर इसके हवाले से कुछ बात रखना चाहें आप अपने एंड से। जी। हाँ, अहम तो ये तारीख़ी हवाले से है। बाकी वो ये प्रूव कर रहे हैं कि मतलब जब यूके में बॉम्बिंग हुई है ब्लिट्ज़ के दौरान। ब्लिट्ज़ एक हिस्टोरिकल इवेंट है, जिसमें काफ़ी सारे जो है ब्रिटिशर मर गए थे ना। तो अब ये उसको कंपेयर कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ। फ़लस्तीनियों की जो कैजुअलिटीज़ है, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ और जो रेशियो है, उसको कंपेयर कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की मरने के साथ। इसी तरह एक मैं उसके अलावा एक रेफ़रेंस देना चाहता हूँ कि ड्रेसडन में जब ये वर्ल्ड वार 2 में इन्होंने किया, बम गिराए थे, 25,000 बंदा मरा था, विंस्टन चर्चिल ने गिराए थे। तो वो ये कह रहे हैं कि 4 साल में ब्लिट्ज़ के दरमियान उतने बंदे नहीं मरे जितने ये 2 या 3 महीनों के अंदर गज़ा में जो है वो शहीद हो गए हैं। तो यहाँ पे श्योर नहीं आ रहा, लेकिन ब्लिट्ज़ को जो है वो हर कोई कंडेम करता है। क्यों करता है? कि अब ये मतलब इम्प्लाई ये कर रहे हैं हमज़ा भाई कि ब्रिटिश की जान जो है वो ज़्यादा महँगी है तुम लोगों के नज़दीक फ़लस्तीनियों की जान से। ये मेन पॉइंट है। जी, बिल्कुल। और अगर हम अभी तक का स्टैटिस्टिक्स देखें, जो हमें अल जज़ीरा के प्लेटफ़ॉर्म पर इस टाइम नज़र आता है, मैं साथ शेयर भी कर दूँ, ताकि जो हज़रात देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझ सकें कि ये बातें खाली हवाई तो नहीं हो रही। ऑब्वियसली ये स्टैटिस्टिक्स हैं और ये अवेलेबल हैं हर एक के लिए, जो भी अगर इन्हें देखना चाहे। तो इस टाइम तकरीबन कमोबेश 24,620 का आंकड़ा जो है वो आ रहा है 7 अक्टूबर से लेकर अब तक। और अगर हम बात करें ये जितनी जेनोसाइड हुई है जब से ये फ़लस्तीन और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, जो कि इज़राइल के वजूद के साथ 1948 से स्टार्ट हो गया था, तो इनकी तादाद पता नहीं कितने लाख जा बनेगी। तो ये फिगर वो हैं जो हमें अभी यानी ऑन ग्राउंड मिल रहे हैं। अभी नहीं पता कि एक्चुअल फिगर्स क्या हैं, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज़ मीडिया के अंदर कभी भी एक्चुअल फिगर्स नहीं दिए जाते, ताकि जो है टेरर ना फैले ऑल अराउंड। तो ये भी एक जो है बड़ा अहम नुक्ता था, इसलिए मैंने इसे शेयर करना ज़रूरी समझा। हम चलते हैं वीडियो की जानिब अपने इंशाअल्लाह। It wasn't precision strikes, so make that of what you will. What about the US war in Afghanistan? The US dropped more than 7,000 bombs on Afghanistan in both 2018 and 2019. Israel dropped an estimated 6,000 bombs in Gaza in less than a week.
Also, even the American US intelligence assessment has said that nearly half of the air-to-ground munitions that Israel has used in Gaza are dumb bombs, meaning they are not guided. It's just anything goes, anything can be destroyed. And even President Biden, right, Genocide Joe, he said that Israel has engaged in indiscriminate bombing. And this is supported by scholars, genocide scholars. Just 8 days after October the 7th, 800 genocide scholars said that what was happening in Gaza was imminent genocide. And I quote, "We are compelled to sound the alarm about the यहाँ पे एक possibility मिनट of the रोकिएगा। crime of genocide being perpetrated." जी जी अच्छा, ये हमजा भाई ने बात की है कि 800 जेनोसाइड स्कॉलर जो जिनकी स्पेशलिटी है जेनोसाइड पे लिखना और बोलना और पढ़ना, उन लोगों ने कहा है कि इसमें जेनोसाइड के एलिमेंट्स हैं। ये जो अनगाइडेड और जो होलिस्टिक बॉम्बिंग हो रही है गज़ा की, इसमें 800 स्कॉलर ने दुनिया भर से कहा है कि ये जो है जेनोसाइडल इंटेंट है यहाँ पे। तो मैं ये इसको हाइलाइट करना चाहता था, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। जी, ज़बरदस्त। और दूसरा आप ये देखें कि इज़राइल ने ख़ैर है मलिक एक भाई की जो है जी। जी, जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? जी, जी, थोड़ा लैग हुआ तो मैं समझा आपकी कट गई है कॉल। जी, जी, अच्छा, अच्छा, चलें ठीक है। आवाज़ थोड़ा ठीक आ लैग रही तो आ रहा नीचे है। ज़रा कमेंट्स में भी बता दें हमें। ठीक है, मैं इसलिए ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है मेरी या उसमें थोड़ा-सा लैग है। जी, मैं वीडियो प्ले करता हूँ, इंशाल्लाह वीडियो की जानिब चलते हैं दोबारा। Perpetrated by Israeli forces against Palestinians in the Gaza Strip. And finally, you have 48 state crime scholars, and they said the following: Israel's declared intentions were again clear and explicitly genocidal. Decades of dispossession, occupation, structural violence, forced eviction, and apartheid discrimination have followed. What we are witnessing now is the denouement of the Israeli state's genocide of the indigenous Palestinians. We are seeing a second Nakba. Now, some people may argue that the IDF and Israel warns the innocent civilians that bombs are coming. They usually give only 15 minutes. And when they leave their homes, they bomb their attempts to evacuate. This is well known with aerial analysis. And this is just really clear that they just want to annihilate everybody. And at the end of the day, I think whoever supports the Israeli regime, what they're doing right now, is immoral by definition. Thank you, Hamza. Mark? Well, thanks for having me on. जी, हमज़ा भाई ने तो अपना केस बड़ा अच्छा बिल्ड किया है। उन्होंने जो है जेनोसाइड की जी, जी। डेफिनेशन को पहले लिया और फिर साथ उसके जितने जो अच्छा, जेनोसाइड इन्होंने की शराइत पूरी हुई। जी, इन्होंने एक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे की है आपकी आवाज़ लैग हो रही है अवैस भाई मेरी तरफ। नीचे वो दोस्तों लैग को की सही वजह से ना आवाज़ आ रही है अवैस भाई ग्राफ की? टॉप में हाँ जी, मेरे ख्याल से आपकी आवाज़ थोड़ी-सी अवैस भाई लैग कर रही है। नहीं, मैं बीच में चुप हो गया था क्योंकि आपकी आप जी, कंटिन्यू जी, करें आवाज़ इंशाल्लाह, का आप थोड़ा बोलें। इश्यू है। जी, जी, आप मुझे कंटिन्यू बस 2 करें। मिनट जी, जी, बस अगर मुझे बीच जी, जी। अच्छा तो हमज़ा भाई ने ये बात जो एंड में की है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि लोग ये कहते हैं कि जेनोसाइड कैसे हो सकती है, जबकि इज़राइल वार्न करता है किसी जगह बॉम्ब करने से पहले कि हम यहाँ पे बॉम्ब करने लगे हैं और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो साथ ही कह रहे हैं कि वो खाली 15 मिनट पहले इन्फॉर्म करते हैं, 15 मिनट में बंदा मतलब अगर वॉशरूम में हो तो वहाँ से नहीं निकल सकता। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, उन्होंने ये बात नहीं की लेकिन बात सोचने की है ना कि 15 मिनट पहले वार्न करते हैं और उसके बाद अगर वो भागने की कोशिश करें, जिस मतलब ज़ाहिर बात है जब भगदड़ मचती है तो एक ही तरफ लोग भागते हैं, ठीक है? तो एक ही तरफ भागेंगे तो उस पे भी वो अटैक कर देते हैं। वो सारा हजूम जो जा रहा था उस पे भी अटैक करते हैं। इस तरह के इंसिडेंट्स हो चुके हैं इसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद 7 अक्टूबर के बाद की बात करें। पहले तो बहुत हुए हैं जो किसी ने नोटिस ही नहीं किए लेकिन इसके बाद भी ये हो चुके हैं। तो ये मैं इसको हाइलाइट करना चाहता था। जी, बेहतरीन नुक्ता आपने उठाया। बिल्कुल ऐसे है कि अगर 15 मिनट पहले वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो आपने अगर
किसी भी हमारे दोस्त ने अगर जो है पियर्स मॉर्गन और बासिम यूसुफ का इंटरव्यू सुना हो तो उसमें उसने इस नुक्ते को बड़े खूबसूरती से उठाया है कि हाउ स्वीट इज दैट कि जो है वो लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं 15 मिनट पहले। तो अगर यही काम रशिया भी करे यूक्रेन के साथ कि उनको इन्फॉर्म करे तो उसके बाद पूरा का पूरा जो यूक्रेन है अगर वो फतह कर लेता है देन इट शुड बी ऑल राइट विद ऑल वेस्टर्न कंट्रीज। उनको उसके ऊपर भी राजी रहना चाहिए ना, क्योंकि जब इसराइल यही काम करके फलस्तीन के ऊपर काबिज भी हो रहा है और उन लोगों की जान भी ले रहा है, देन दे शुड आल्सो एग्री फॉर द अदर साइड। उनको जो है उस तरफ भी अपनी रजामंदी जाहिर करनी चाहिए कि हाँ ये भी ठीक कर रहा है, प्लस जो है वो रशिया भी ठीक कर रहा है और यूक्रेन को काबू भी कर रहा है और साथ साथ इतला भी दे रहा है। तो ये वाकई बात दुरुस्त है आपकी कि 15 मिनट पहले बताना नहीं है। और दूसरी बात ये है सबसे अहम कि उनको बताकर उन्हीं उन्हीं के मुल्क से निकाला क्यों जा रहा है। सवाल तो मेन ये होना चाहिए ना पहले कि ये क्या बात हुई कि कोई बंदा आपके घर बदमाशी के जोर पे गन पॉइंट पर आपको कहे कि निकलो यहाँ से, 15 मिनट है तुम्हारे पास, अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से अपने। तो सबसे बड़ी पहली बात तो इस चीज को डिस्कस करना चाहिए था। बहरहाल ये अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो है जिस मनहज पे पहुंचे हुए हैं, अब हम क्या उसको जो है कह सकते हैं। चलते हैं अब दूसरे कंटेस्टेंट को सुनते हैं, उनके क्या दलाइल हैं और क्या नकात हैं। The जी जी there's a lot to unpack there. We're going to get through all of those issues. So obviously, I think the use of the word genocide to describe the war in Gaza is nonsense, and it's pretty much impossible to define a definition of the word genocide that applies to that war that does not apply to almost every single war in human history. So what I want to do is go back to the intent and just start with the intent and see to where we've come from, because I've been speaking about Gaza for some years and written about Gaza, and I always had an optimism about Gaza, which is that what I want, and I think I can't speak for Israel, but certainly what the average person on my side of the fence wants is what we did want anyway until 7th of October was for the Gazans to pursue peace, was for the Gazans to pursue prosperity and peace, to accept that whatever dreams they had of conquering Jerusalem or getting back to 1948 were not going to happen, to accept the border was there between Gaza and Israel, to respect the border and make Gaza a wonderful place to be, a wonderful place to live, to stop the rocket fire, to pursue business, possibly possibly even tourism. You know, Gaza could have been a prosperous little resort on the Mediterranean Sea. Gazans chose a different route. And what I want to do is I just want to look at the point of the 6th of October, because on the 6th of October, Israel had no plans to do anything like this. Israel had no plans for any kind of war. It had no plans to clear anybody out in northern Gaza or Gaza altogether. What Israel wanted was for Gazans to stop, to accept that it was an imperfect world, accept this border, and stop the conflict on the border. The West Bank is another problem. You know, there's no obvious border is the main problem on the West Bank, but there's an obvious border in Gaza. So there could have been peace. There was an imperfect world there on the 6th of October. So it was just another day of deterrence, the 7th of October, as far as Israel is concerned. It knew that जी मैं एक छोटी सी यहाँ बात रखना चाहूँगा। अवैस भाई मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, तो आप अगर चाहें तो मैं इसको चलने दूँ, या अगर आप अपनी बात मीनवाल रखना चाहें, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए होंगे इंशाल्लाह। जी जी आप पढ़ के आए, मैं जो है इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ इतनी देर में। अम, जो है ना कि ये इसने अभी तक क्या बात चलें की ठीक है है, वो आप इसी पे हम खोल के ठीक है बातें ठीक है, आप करेंगे। इंशाल्लाह कंटिन्यू करें इसको। एक जी जी दो बिल्कुल। क्वेश्चन भी मैं ले लूंगा कमेंट्स में, अगर कोई करता है तो। ठीक है इंशाल्लाह जी, जरूर जारी रखें। ठीक है। अच्छा, तो भाइयों और बहनों, ये बंदा जो बात कर रहा है मार्क हम्फ्री डॉक्टर, ये इसने जो इन नटशेल बात की है वो भी बताऊंगा, और इसका जो ओपन जो इसका मुकदमा है वो किस पे बेस कर रहा है वो भी बताऊंगा। पहली बात तो इसने की कि जो वर्ड जेनोसाइड यूज किया है हमजा ने, वो नॉनसेंस है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बात इसने काफी बदतमीजी वाली की है कि नॉनसेंस किसी को कह देना एक स्कॉलर को, ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती है। ठीक है। हालांकि जब वो
सारी चीज़ें कोट कर रहा है प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ, प्रॉपर आर्टिकल्स के साथ, रेफरेंसेस के साथ। जब वो एक चीज़ को तो उसको नॉनसेंस कहना एक इंसल्ट है, स्कॉलर की स्पेशली। तो पहले ये बात याद रखिए कि फिर आगे ये बंदा गिला भी करेगा कि मतलब मैं इस डिबेट को सिविल रखने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोग जो है वो मतलब तुम हमज़ा को कहता है कि तुम जो है वो उसको एक जंग का मैच बनाना चाहते हो। ख़ैर, लेकिन शुरू इसने किया है, ये मैं एक नुकता उठाना चाहता था। दूसरी चीज़ उसने कहा कि जेनोसाइड नॉनसेंस है इसलिए कि इज़राइल ने ये शुरू नहीं किया, ठीक है? हमज़ा ने पहले इस बात को क्लियर कर दिया है कि 800 स्कॉलर्स वर्ल्ड वाइड ये कह चुके हैं, बिल्कुल इम्पार्शियल न्यूट्रल लोग ये कह चुके हैं कि ये जेनोसाइड ही है, ठीक है? तो अब ये 800 के मुकाबले में 800 वर्सेस 1 की व वैल्यू तो नहीं होती, ठीक है? अगर उस आगे मतलब हमज़ा भाई जवाब देंगे लेकिन फिलहाल मैं अपनी तरफ से इसका जवाब ये दे रहा हूँ कि 800 के मुकाबले में एक बंदे की राय या कुछ बंदों की राय डज़न्ट मैटर, ठीक है? वेट नहीं होता उसका। दूसरी चीज़ जो ये बात कर रहा है कि इस्राइल का 6 अक्टूबर को कोई प्लान नहीं था। हाउ डू यू नो? तुम्हें क्या पता? ठीक है? या हो सकता है तुम्हें पता हो, तुम बताना ना चाहते हो, ठीक है? बहुत सारी खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो नोवा फेस्टिवल था उसमें इस्राइल ने खुद अपने बंदूक पे जो है फायरिंग की है, ठीक है? और वो क्रेडिबल सोर्सेज़ से ही आ रही हैं। अब ज़ाहिर बात है वो क्रेडिबल इस्राइल के नज़दीक तो नहीं होंगे। लेकिन ओवरऑल दुनिया के स्टैंडर्ड से देखा जाए और जिस तरह 40 बियर्डेड बेबीज़ और इस तरह की जो प्रोपेगेंडा आया था कि औरतों का रेप किया है हमास के लोगों ने या रेजिस्टेंस ने, तो वो प्रोपेगेंडा को सामने रखते हुए जब हम ये बात देखते हैं कि अ, 6 अक्टूबर को इसका जो क्लेम है, इस्राइल का कोई ऐसा प्लान नहीं था, हम उसको कोई वेट नहीं दे सकते, इवन इफ वी आर न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल, ठीक है? एक तो बात ये होगी, दूसरी बात वो ये कर रहा था कि हमने मतलब इस्राइल ने गज़ा को अपने हाल पे छोड़ दिया था, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था कि 2005 के बाद वो अपनी हुकूमत बनाएँ, अपने आप को तरक्की करें, हमारा उनमें उनके साथ कोई नहीं था। हम ये चाहते थे कि वो जो भी करें ठीक है, लेकिन अपने उसमें ही करें। हमने उनको आज़ादी दे दी थी। उसके बाद ये 7 अक्टूबर को उन्होंने दोबारा किया है। लेकिन ये जो बात कर रहा है कि हमने उन्हें छोड़ दिया था, बिल्कुल, ये बिल्कुल झूठ है। झूठ इस सेंस में है कि इसी 2005 से लेके अभी तक कंटिन्यूअस एन्क्रोचमेंट्स, कंटिन्यूअस सेटलमेंट्स ये इनकी अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। दुनिया में कहीं भी कोई यहूदी पैदा होता है, ठीक है? बेशक उसकी 4-5 नस्लें पहले उसके कोई डीएनए में मतलब ना यहूदी को स्ट्रैंड निकल आए, तो वो वहाँ से किसी वक़्त इज़राइल जाएगा, उसको वहाँ पे घर मिलेगा। घर किसका मिलेगा? किसी फ़िलिस्तीनी को निकाल के उसकी जगह उसको बिठाएँगे। तो ये चीज़ें जब ये कह रहा है कि मतलब हमने उनको ये छोड़ दिया था, तो छोड़ा नहीं था, ये सब हो रहा था, ठीक है? और इसके बहुत सारे एकेडमिक रेफरेंसेस हैं, न्यूज़ में ये आया है, हर जगह रिपोर्ट हुआ है। इवन पियर्स मॉर्गन जो कि अपनी ज़ायनिज़्म फ्रेंडशिप की वज़ह से बहुत ज़्यादा आजकल हीट में है मुसलमानों की तरफ से उस पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्रिटिसिज़्म हो रहा है। इवन वो भी इस बात को मानता है कि सेटलमेंट्स जो है वो हो रही थी, सेटलमेंट्स जारी हैं, ठीक है? इसके अलावा गज़ा को छोड़ के अगर वेस्ट बैंक की हम बात करें, वहाँ पे तो ना हमास है और वो बिल्कुल कटा हुआ है गज़ा से, ठीक है? वेस्ट बैंक जिसको हम मगरबी पट्टी कहते हैं, वो बिल्कुल एक छोटी-सी जगह है, वहाँ की आबादी भी कम है, लेकिन वहाँ भी ये लोग बच्चों को भी मारते हैं, वहाँ पे भी अपने एक सेटलमेंट्स इन्होंने स्टार्ट की हुई हैं। कंटिन्यूअस उनके घरों से उनको निकाल रहे हैं और उनके घर छीन रहे हैं। एक तो वीडियो भी आई थी, बड़ी मशहूर हुई थी कि एक फ़लस्तीनी औरत जो है वो कह रही है अपने हमसाये से कह रही है, जो इस्राएली हमसाया है उसको कह रही है कि हमसाया नहीं है बल्कि उसको उसका घर अलॉट हो गया था। उस इस्राएली को ना फ़लस्तीनी का घर अलॉट हो गया था। तो उसको कहती है याकूब यू आर स्टीलिंग माय हाउस ठीक है, याकूब तुम मेरा घर चोरी कर रहे हो। तो आगे से कहता है इफ आई डोंट समबडी एल्स विल मतलब अगर मैं नहीं करूँगा, तो कोई ना कोई और कर लेगा, ठीक है? ये उनकी लॉजिक है, ये बड़ी वायरल हुई थी, आप यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब से शायद हट गई हो, लेकिन आप गूगल पे इसको देख सकते हैं। बड़ी अफ़सोसनाक एंड एट द सेम टाइम आयरॉनिकल और फ़नी वीडियो थी कि वो ये कह रही है कि तुम मेरा घर छीनने आई हो और वो आगे से कह रहा है जी, कि मैं मैं नहीं माज़रत छीनूँगा तो चाहता कोई और हूँ छीन लेगा। अवैस भाई मैं वापस आ चुका हूँ। जी, अगर इंशाल्लाह मेरे एंड से कोई जो है वीडियो प्ले करनी हो तो मुझे बताइएगा।
नहीं नहीं माजरत की क्या बात है। अल्लाह पहले है भाई, हम सब तो बाद में हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें बाद में हैं। वहां से चले आप करें जी, कंटिन्यू करें। मैंने इसको किया है, डिस्क्राइब किया है, तो सवाल तो कोई नहीं है जिसको मैं अच्छा, एंटरटेन करता। मैं आपकी पूरी आप बात नहीं इसको सुन लगाएं। पाया, लेकिन जो गुफ्तगू का इसकी तरफ से आगाज हुआ है डॉक्टर की तरफ से, मुझे सुन के बड़ी हैरानगी हुई है। उसने ना बड़ा मीठा मीठा बनकर स्टार्ट में बताया कि जो ये गजा की सारी जेनोसाइड है, इसको जेनोसाइड कहना तो एक नॉन सेंसिकल होगा। मैं दंग रह गया इसकी बात ये सुनकर कि इसको जेनोसाइड कहना नॉन सेंसिकल होगा। ऑल्थो ऑल द कंडीशन दैट आर इम्प्लीमेंटेड ऑन जेनोसाइड, वो सारी की सारी फुलफिल हो रही हैं, उसके बावजूद इसको जेनोसाइड कहना, ये कह रहा है कि जो है ना नॉन सेंसिकल होगा। अच्छा, उसके बाद फिर इसने बात को घुमाया और वहां से लेके आ गया इंटेंट की तरफ, कि ताकि इंटेंट तक बात रहे, मुकम्मल जेनोसाइड पे ना आए कि इंटेंट उनका क्या है। मैं चाहता हूँ फिर बताना, उसके बाद शुरू किया। मैं तो ये चाहता हूँ उनके दरमियान ट्रेड भी रहे, उनके दरमियान तिजारत हो, उनके दरमियान जो है टूरिज्म भी हो, उससे फायदा होगा। बात मसला ये तो था ही नहीं ना। मसला सबसे पहले तो है ये कि आप किसी से किसी का घर छीन के उसके बाद उसको कहते हो इस घर में थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो, इधर मैं भी तुम्हारे साथ आके बैठूंगा। मिसाल के तौर पर अगर ये इसकी मिसाल ऐसे ली जाए, किसी का घर है, वहां 6 लोग रह रहे हैं, तो बाहर से 12 लोग हैं, वो कहें कि हमें एक रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन जो है हमें नजर आई है फलस्तीन और इसराइल की, कि फलस्तीन के अंदर ये भिखारी, और मैं अब ऐसे गलत शब्द यूज नहीं करना चाहता, अल्फाज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये लोग इस तरह यानी पसमानदा हाल के अंदर वहां पहुंचते हैं। और जो फलस्तीनी थे वो, उन्होंने हमेशा यहूदियों की यानी मुसलमानों ने हमेशा यहूदियों के लिए अपने बाजू खोले, उनको आने की जगह दी, उनको अपने पास आने की इजाजत दी। और ये लोग वहां आके बैठते हैं, ये वैसे ही है जिस तरह से किसी बंदे को खड़े होने के लिए जगह दी जाए और वहां लेट जाए आगे। तो ये पहले आराम से वहां आते हैं, इनकी हालत जैसे बेहतर होने शुरू होती है, फिर उनके घरों पे कब्जे शुरू कर देते हैं। उनको अब कहते हैं हम यहाँ से तुम निकलो, ये हमारी जगह है। तो बड़ी एक हैरानकुन बात है कि उन्हें कह रहा है कि चाहिए तो ये था कि गजा जो है, सॉरी फलस्तीन है, उसको चाहिए कि वो उनके साथ सुलह कर ले, ताकि जो है उनकी आपस में तिजारत हो। ये तो यानी एक तो कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो वो बात अभी तक जो है मुझे यहाँ तक समझ आई है। बाकी इंशाल्लाह आगे देखते हैं और फिर मजीद जो इस पे डिस्कस करने वाले पॉइंट होंगे तो इंशाल्लाह जरूर मुझे अवैस भाई आप रोकिएगा। ठीक, The Gazan regime, that Hamas were, basically genocidal racists who would kill every Jew if they could. But it didn't seem that they could ever get that kind of power, that they were deterred, they were contained within Gaza, and that, there'd be these rounds of warfare, and, and then they'd be deterred again for another year or two for another round of rocket fire. So, despite the presence of these genocidal racists who wanted to kill all Israelis, Israel was reasonably relaxed. It was another year of deterrence that will deter these people. So, what happened on the 7th of October was that entire world ended, and I don't think people really understand what has actually happened. Okay, it doesn't really matter what I say; it doesn't matter what any of us say. You have to understand what's changed in Israel, which is that deterrence is gone. Nobody believes in deterrence anymore since the 7th of October. Nobody believes that Hamas can exist there anymore and can be deterred, and people can live near the border and be safe. What Hamas said to Israel, clearer than I think any group has ever said to any other group in the history of the world, or certainly right up there, is if you want to live, you have to exterminate us, Hamas. As Hamas, as a group, if you want to live, if you want to have any life for your children or anything, you have to exterminate us. That's what Hamas said to Israel. So that's what Israel is doing. Now, Israel does not want to exterminate the entire Gazan people or the Palestinian people across the West Bank. But Israel has declared that it is going to wipe Hamas off the map. And independent of what you or I think about this is, I think it's clear now after a few months, this is what's going to happen. This war is going to carry on all through 2024 until Hamas unconditionally surrenders. And that's actually the only way this ends. So जी अवैस भाई, यहाँ मैं 2-3 बातें जरूर रखना चाहूंगा। जो हिपोक्रेसी की एक इंतहा हुई है यहाँ इसको पर, खत्म। तो मैंने जी जी जी, मलिक भाई इसको खत्म करने दें। ये थोड़ा ही सही रह गया इसका ना, ये इसका पार्ट खत्म होने वाला है अभी, तो इसको चलें खत्म ठीक है करने दें, एक ही इंशाल्लाह। बार इसको करते हैं, डिस्कस करते जी जी हैं ना। there's no way there's any kind of international court judgments, any kind of expelling of ambassadors, any kind of trade sanctions
will make any difference. The only thing that will make any difference is Hamas surrendering and releasing the hostages. There's no way Israel is going to abandon those hostages. So I think it's a terrible. I'm not saying this is good, right? This is war is appalling, right? All the innocents, and I have no doubt, though I deny it's genocide, absolutely, I have no doubt of the many innocents that have been killed, that have been injured, that have lost their homes through no fault of their own. War is horrible. What happened to the Israelis was obviously horrible. This is not my plan, and my plan was Gazans give up. And I even said this in a talk, that Gazans abandoned the struggle, which is a kind of language that someone engaged in the struggle does not want to hear. Why don't you just abandon the struggle and pursue peace and prosperity? Because you could have a nice life if you just abandoned your dreams, abandoned your struggle, and pursued other dreams. So for me, that's what Gazans should have done. It's an absolute tragedy what's happened to Israel, and in particular to Gaza. Hamas have destroyed everything, and I think, independent of what we think about it, this is going to run. The only thing I think that I hate to provide any hope, really. I used to provide hope. I said it's so easy in Gaza. West Bank is hard because there's no border. Gaza was easy because there was a border. The border, of course, only was defined in 2005, but when all the Jewish settlers were expelled. But there was a border, so Gaza was easy to solve, and I had optimism. You could just pursue. I used to say, this is a line that drove people. I debated Richard Boyd Barrett. He just sneered at this line. I said 2 years ago, I said, why don't Gazans just pursue peace and shopping? Peace, work, shopping, life. And he just sneered at that. He regarded it as self-evidently obvious that Gazans had to pursue the struggle. Now, pursuing the struggle has led to this unbelievable disaster. And I don't think it's. I don't. This is not my dream for Gazans at all. So I know the debate is about genocide, and I want to talk about a bunch of related topics. But I wanted to start with the idea that none of this was Israel's idea from the word go. I do plan to talk about what Hamza said. We'll get into debating that, whether the military campaign is a genocide. But I just wanted to start by saying that none of this was a plan, either from me or from Israel on the 6th of October. Okay, Hamza, just pick it up on one point. जी अवैस भाई अच्छा, इस पे पहले आप जो आपने नोट किया वो कर दें, फिर मैं इस पे थोड़ा जो है ना इसको अनपैक करूंगा। आप पहले बताएं कि आपने क्या नोट किया यहाँ पे इसके पार्ट में, मतलब इसकी पूरी जो स्पीच है उसमें क्या आपने नोटिस किया है। हेलो हेलो जी सुन पा रहे हैं मुझे अवैस भाई? आप जी अवैस भाई आप बात रख लें अपनी इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैं समझा आपकी आवाज़ कट गई है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप इसको अनपैक करें अगर करना चाहते हैं, वरना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने जो नोटिस किया है इसकी स्पीच में कि इसने जितनी बातें की हैं, एक का भी रेफरेंस नहीं दिया। पहली बात, किसी का भी स्कॉलरली रेफरेंस नहीं दिया। इसने अपना एक ओपिनियन रखी है, सब्जेक्टिव ओपिनियन। जब हम स्कॉलरली डिबेट की बात करते हैं, एकेडमिक डिबेट की बात करते हैं, तो हमें एविडेंस के साथ जाना पड़ता है, सब्सटेंस के साथ जाना पड़ता है। हम इस तरह नहीं जाते मुँह उठा के जी कि मैं ये सोचता हूँ, मैंने ये कहा। इसका सारा ये था जी कि मेरे ख्याल में जेनोसाइड नहीं है। इसराइली जो है वो अमन के साथ रहना चाहते थे, वहाँ पे खुशहाली थी, वहाँ पे मतलब ना सोने की बारिश हो रही थी गज़ा में, और फिर एकदम से हमास ने ऐसा कर दिया, उसके बाद सब कुछ उलट हो गया। अब जो है जब तक हमास का वजूद नहीं मिटेगा दुनिया से, तब तक इसराइल जो है वो खामोश नहीं बैठेगा, चैन से नहीं बैठेगा। बेशक उस पे पाबंदियाँ लगा दो, इकोनॉमिक पाबंदियाँ लगा दो या कुछ भी कर दो, अब वो पीछे नहीं हटेगा, उन्होंने ठान ली हुई है। अब जो है पहले तो लोग ये समझते थे कि हमें
फ़लस्तीन को जो है अमन के साथ रहना चाहिए, गज़ा के साथ अमन के साथ रहना चाहिए। लेकिन अब जो है लोग भी कहते हैं कि नहीं हमास को ख़त्म होना चाहिए, तो आई थिंक इट विल ओनली एंड वन वे। ये इससे सारी जो इसका समरी है वो यही है कि आई थिंक, आई फ़ील, आई सी दिस, मैंने किताबें लिखी, मैंने ये कहा, मैं गज़ा के हक़ में बोला। तो हाँ, एक भी इसका अलग रेफ़रेंस नहीं है, टोटल बुलशिट। और जो इसने शुरू किया था, जब आपने तो मैंने ऑडियंस को थोड़ा-सा गाइड किया था इस पे, कि इसने ये बात की है कि ये जेनोसाइड का वर्ड इसलिए यूज़ करना एक नॉनसेंस है। तो मैंने इसको कहा था कि जब वो एक अगला बंदा रेफ़रेंस के साथ एक चीज़ शो कर रहा है, 800 स्कॉलर्स का हवाला दे रहा है, एक्चुअल स्टेटमेंट्स कोट कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ की जो है डेफ़िनेशन उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि ये जेनोसाइड है। तो तुम अपनी एक सब्जेक्टिव ओपिनियन लेके, अपनी ज़ाती ओपिनियन लेके कैसे कह सकते हो कि नहीं ये नॉनसेंस है? फिर नॉनसेंस एक स्कॉलर के लिए यूज़ करना, ये लफ्ज़ बड़ा एब्हॉरेंट है, बड़ा ही रिपल्सिव है, मतलब एक इंसल्टिंग वर्ड है, ठीक है? कि आप उसको नॉनसेंस कह रहे हो एक स्कॉलर को जो पूरी एक एविडेंस के साथ बात कर रहा है, ठीक है? तो ये आप उसकी बेइज़्ज़ती कर रहे हो, और फिर यही बंदा आगे जाके इमोशन को अपील करने की कोशिश करेगा इस तरह कि मैं सिविल डिबेट चाहता हूँ, लेकिन हमज़ा जो है वो पर्सनल हो रहा है, ठीक है? हालाँकि शुरू इसने किया है नॉनसेंस उसको कह के, उसके अलावा इसने कोई एविडेंस नहीं दिया। अब आप बात करें मलिक भाई। बिल्कुल, मैं बात यहीं से अपनी जारी करना चाह रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी बात हो गई थी, तो फिर इतनी लंबी बात को जो है वो किसी भी ख़ास पॉइंट पे कन्वर्ज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। असल में जहाँ इसने स्टार्ट लिया है, वो पॉइंट तो वहाँ पर हमने उसकी उस वक़्त पे निशानदेही की है कि इसने बात स्टार्ट इस तरह से की है कि दूसरे के जो प्रॉपर एविडेंस थे, और वो यानी कि वो ऐसे एविडेंस नहीं थे जो वो अपनी ज़ात की तरफ से दे रहा था। यानी जैसे जेनोसाइड की उसने डेफिनेशन हमजा भाई ने उसको डिफाइन किया बड़े अच्छे से, और फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स बताए, और फिर उसके बाद बताया कि जो जेनोसाइड एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या राय है। तो इस भाई ने बात स्टार्ट की, डॉक्टर साहब ने अपनी जेनोसाइड को नॉनसेंसिकल कहकर इंटेंट की तरफ आया, बात घुमाई इधर उधर, और उसके बाद बड़ी मजे की बात है, मैं जो हिपोक्रेसी उस टाइम पे भी इसकी सामने लेके आना चाहा था, जिसमें आपने कहा कि इंशाल्लाह इसको हम खत्म होने पे बात करेंगे, वो यही मैं बता रहा था। इसने दोबारा वो बात जो जिसको ये जेनोसाइड नहीं मानना चाह रहा फलस्तीन के लिए, इसने कहा कि ज्यूज का जो है वो जेनोसाइड करने के लिए जो है ना फलस्तीन तैयार फिर रहे हैं कि भाई सारों को कत्ल कर दिया जाए, सारों को मार दिया जाए। फिर उसके बाद बात घुमा कर दोबारा ले गया अक्टूबर 7 के ऊपर। इसने कहा कि अक्टूबर 7 तो आपको याद है, लेकिन 6 अक्टूबर को इसराइल का ये इंटेंट नहीं था। इसराइल तो नहीं चाह रहा था ना, कि मतलब उसकी तो कोई ख्वाहिश नहीं थी कि इनके ऊपर हमला किया जाए। ये तो हमास था जिसने किया है। मसला अब सारे यहीं पे आके लाई करता है, जब हम इस मसले की यानी इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडे को जब हम लेकर आते हैं और हम कंसीडर करते हैं कि ये सारी स्टोरी अक्टूबर 7 से स्टार्ट हुई है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि वो दोस्त जो इस पूरे वाक़े से वाकिफ नहीं थे, दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो यकदम से इस वाक़े की तरफ जिनकी अटेंशन बढ़ी है, और उन्होंने आकर इसको प्रॉपरली अभी सोशल मीडिया के दौर के अंदर इसको जो है प्रोपेगेट करना शुरू की है और इसके खिलाफ आवाज उठाई है। क्योंकि पहले ऑब्वियसली पता नहीं चलता था लोगों को, अक्सर ऐसा हुआ करता था। तो ये सारे जो है ना, खास तौर पे इसराइली हल्का जो है ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि 7 अक्टूबर से ये मसला स्टार्ट हुआ, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब ये देखें, वो ये बार-बार डॉक्टर साहब यही बात करते रहे कि जब तक हमास सरेंडर नहीं करता, हमास को चाहिए कि वो आके सरेंडर करे, ठीक है? और हमास ये चाह रहा है कि हमें एक्सटर्मिनेट कर दो, मतलब हमें फना करोगे तो फिर ही तुम्हारे साथ अमन कायम होगा। ये बात सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ इनकी। इन्होंने कहा कि हमास ये चाह रहा है कि हमें पहले तुम एक्सटर्मिनेट करो, हमारा तुम जो है आकर नामो निशान मिटा दो सफा हस्ती से, फिर ही ये पीस टॉक हो सकेगी, फिर ही कोई जो हमारे दरमियान में जो है हालात बेहतर हो सकेंगे, और इसके अलावा नहीं हो सकते। और फिर दूसरी बात, उन्होंने एंड में आकर दोबारा गजा को ब्लेम किया कि गजा जो है वो अबेंडन कर रहा है स्ट्रगल को, गजा पीस को अबेंडन कर रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ऑब्वियसली जो है गजा या फलस्तीन वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि ये जंग इस तरह से जारी रहे, वो कभी भी नहीं चाहते थे। लेकिन कब तक कोई जुल्म बर्दाश्त करेगा? आखिर एक टाइम आएगा कि रिटेलिएशन आएगी। ऑब्वियसली 7 अक्टूबर को भी जो हुआ वो रिटेलिएशन थी, वो उनकी जवाबी कार्रवाई थी, वो उनका अटैक नहीं था। उन्होंने अटैक नहीं किया पहले फर्स्ट टाइम। लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ हम देखते हैं कि ये स्कॉलर जो, यानी कि ऑब्वियसली इनके पास जो है, आप कहें कि एक बड़े 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 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये बैठकर अपनी बात रख सकते हैं, और बड़े डिसेंट और शाइस्तगी के साथ ये अपनी बात रखते भी हैं,
और अपने जो एक फ़ॉल्स नैरेटिव को खूबसूरती के साथ शुगर कोट करते हैं और आवाम के अंदर फैला देते हैं और फिर यही साबित करते हैं एट द एंड इमोशनल गेम बना करके जो दूसरा है वो देखें कि वो अग्रेसिव हो रहा है, मुसलमान अग्रेसिव हैं और ऑल दोस काइंड ऑफ बुलशिट्स। बहरहाल देखते हैं आगे मज़ीद, ये मेरी तरफ से जो मैं ऐड ऑन कर सकता था। आगे इंशाल्लाह इसको देखते हैं और फिर मज़ीद उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जी, जी ठीक। Peace, shopping, life. Yes. What have you to say to that? I don't believe he's an Irishman. I mean, we need to do a DNA test, or we need to check his passport, or I heard his wife is not Irish. Maybe she's infected him in some way. Is she English? You believe in struggle? No, Struggle. I believe that you should have morality. And what's very interesting, let me ask you a question. 7th of October. is not Why reality. are you racist? Oh, Let me tell you. no, Let me tell you. I'm asking you that question is because let's keep it civil. Mark, you no. Let me Let's keep it civil. no, it is civil. I'm not being angry. I'm just you are a एक classic मिनट रुकना racist. रुकना Let me tell रुकना you why. रुकना You're a रुकना। classic racist. अच्छा, इसने ये बात की है ना कि लेट्स कीप इट सिविल, ठीक है? मतलब इसको जब उसने उससे बोला कि तुम रेसिस्ट हो, तो कहता है कि लेट्स कीप इट सिविल, ठीक है? अब मैं यही बात कर रहा था कि पहले तुम उसको नॉनसेंस कह चुके हो, ठीक है? उसके आर्गुमेंट्स को, ठीक है? बगैर कोई एविडेंस दिए, बगैर कोई सब्सटेंस के, तो फिर तुम उसको ये कैसे कह सकते हो कि उसको सिविल रखो? ठीक है? तो बस ये ना मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर बना हुआ है। अच्छा, इसको पता है कि इसने बुलशिट प्रेज़ेंटेशन दी है। ये स्कॉलर है, इसको पता है ये बात कि एकेडमिकली इसकी जितनी भी प्रेज़ेंटेशन है, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है? इसको पता है कि ये हार चुका है। ठीक है? इसलिए अब ये मतलब उसपे इस तरह की बातें कर रहा है कि लेट्स कीप इट सिविल, डॉज करने की कोशिश कर रहा है। अभी इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे समझेंगे, हमज़ा जो है ना इसके सामने तीर लेके खड़ा हुआ है, ठीक है? उसपे तीर मार रहा है सीधे-सीधे और ये उसको डॉज करने की कोशिश कर रहा है, उन तीरों से बचने की कोशिश कर रहा है। डिफेंसिव में है अभी पूरा। चलें। हाँ जी, मैं खुद इस चीज़ पे बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये जो प्रेज़ेंटेशन का आगाज़ था, कोई उसकी प्रिपरेशन मुझे नज़र नहीं आई क्योंकि उसने आके रैंडमली जो है वो इधर-उधर की फेंकी हैं, हवाई फायर फेंके हैं इधर-उधर की और अपनी बात की है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम इनको हमज़ा भाई को देखें, उन्होंने बाकायदा नहीं, पूरी प्रॉपर जो है अच्छे पॉइंट्स रखे हैं और नहीं, प्रॉपर इसने ये तैयारी के नहीं साथ थे। जी, जी, इसने ये नहीं है कि इसकी तैयारी नहीं थी, इसकी तैयारी थी। लेकिन उसने अपनी जो इनिशियल प्रेज़ेंटेशन हमज़ा ने दी है ना, उसने उसमें पहले ही वो सारी चीज़ें डिबंक कर दी हुई हैं। अब इसके पास जो था वो चीज़ें समझ लें कि वो फ़ारिग हो गई हैं। अब इसने इस तरह कवर करना था। इसलिए इसने एक सेकंड हैंड या प्लान बी यूज़ किया बेसिकली इसने अपना, कि मैं ये वो भी समझता सही है, हूँ, मुझे मेरा ये एक और ख़्याल चीज़ नज़र आती है। है। जी, जी, मुझे एक और चीज़ इसमें यहाँ ये नज़र आती है कि असल में पता है क्या है? ये देखें कि ये इस तरह के स्कॉलर्स हैं जिनकी 2-4 किताबें मार्केट में आ गई हैं, ज़ाहिर है कि ऑथर भी बन जाते हैं बुक्स के, तो इनका एक नाम मार्केट में चल रहा होता है ना ऑलरेडी, तो ये अपने नाम को भी एक किस्म का कैश करवाते हैं कि उसे यही फीलिंग आई कि मैं आके सामने बैठूँगा तो मेरे वैसे ही जो भी मैं बात रखूँगा, मेरी बात को माना जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है कि इस टाइम पे अगर फ़लस्तीन के हक़ में जो बंदा बात कर रहा है, उसका क्रेडेंशियल जो भी है, एकेडमिक बैकग्राउंड जो भी है, वो दलाइल जो भी रख रहा है, उसको तमाम चीज़ों को जो है नेगेट किया जा रहा है, ठीक है? और इज़राइल के हक़ के अंदर आप देखें एक छोटी-सी कोई फेक वीडियो भी आ जाती है, तो वो उन तमाम चीज़ों पे भारी पड़ जाती है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे भी देखने को नज़र आ रही है। जी। असल में पता है क्या है? अभी जो दुनिया में काम चल रहा है ना, वही चल रहा है मीडिया वर्सेस एकेडेमिया, ठीक है? मीडिया जो है वो ज़ायनिज़्म को सपोर्ट कर रहा है, वो इज़राइली एंटिटी को सपोर्ट कर रहा है। जो एकेडेमिया है, वो मेजॉरिटी जो है वो समझती है कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये आम नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है अवाम में, इससे अलग है, ठीक है? तो अब ये एकेडमिक है, इसको पता है ये चीज़ें, ठीक है? एलन डर्शविट्ज़ जिसकी नॉर्मन फिंगरस्टाइन के साथ डिबेट हुई है, वो एकेडमिक है, ठीक है? तो इन लोगों को पता होती है कि हम कहाँ पे डिसऑनेस्ट हैं, कहाँ पे हम ऑनेस्ट हैं। जब ये ऑनेस्ट होते हैं तो ये एक आम सा एकेडमिक भी हो ना, अब इसने पीएचडी की हुई है तो इसको पता है, रिसर्च के मेथड्स पता हैं, इसने पढ़ाया हुआ है, इसको मतलब ये मेथोडोलॉजी जानता है, इसने रिसर्च भी की होगी। लेकिन मसला ये है कि इसके रिसर्च के लिए इसके पास मटेरियल कहाँ से आएगा? इसको पता है कि हम झूठे हैं, ठीक है? अब झूठ के पाँव तो नहीं होते ना कि वो उसको चला के देखे। ये एविडेंस अपने पास से तो नहीं गढ़ सकता।
तो एकेडेमिया में आके ये लोग डिबंक हो जाते हैं। न्यूज़ में ये लोग चलते रहेंगे। बेन शपीरो टाइप लोग, पियर्स मॉर्गन टाइप लोग, ये लोग बोलते रहेंगे, अवाम इनको बड़ा वाओ कह के इनको सपोर्ट करेगी, लेकिन जब एकेडेमिया में आते हैं तो ये डिबंक हो जाते हैं। इसलिए अब इसके पास कोई है नहीं कुछ करने को। जी, इनके लिए एक बड़ी खूबसूरत टर्म यूज की जाती है कि हेलो? इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, अब आ अवैस रही भाई है, बिल्कुल आ रही है। सुन रहा? चले ठीक है इंटेलेक्चुअली जी, वीडियो की तरफ जाने दो। जी, जी, सुन रहा हूँ। जी, इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हैं ये बेसिकली ना, मतलब कि इनके पास दिमाग है, इनके पास नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन ये हैं अंदर से बेईमानी। And you're a classic atheist as well. Freudian slip. from Freudian Hamza. slip, but he's an atheist as Are all well. atheists racist? Of course not. So, but why are you racist? Because you're talking about October the 6th. Where is your condemnation of the equivalent 5 October the 7th that were inflicted on the Palestinians from 2008 to 2020? Where is your condemnation of that? You talk about October the 6th as if everything was rosy and peaceful. Israel has an apartheid system, around 65 laws, no less than 65 laws that discriminate against Arab Israelis and the Palestinians. You have illegal occupation. Maybe stick to Gaza. You have killing. No, let's talk about Gaza and the whole of Israel, because this is about Israel's disgraceful Zionism. You're not saying nothing about what happened before October the 7th with regards to its reality. Where is your condemnation of the equivalent of 5 October the 7th since 2008? Where's your condemnation? Why the moral asymmetry? Is it because you're racist? Well, no, that's kind of Okay. ridiculous. Or ignorant, or language. ignorant, or ignorant? Okay, hold Hamza, on. It's let either, Mark, it's Reply. like you're either racist or ignorant. okay, let Mark No, answer the Hamza, I'm question. a bit disappointed in you. 'cause That's fine. I thought I don't mind. I thought you were more civil debate. This is civil. I'm being this is an Not intellectual really. position. Not really. I'm Anyway, giving you're either Agreed. ignorant Let or Mark, you're let Mark, racist. let Mark make his point there, please. no. Well, Hamza actually has been a lot more civilized in some of the online things I've seen him in. So anyway, let's cool it down a minute. First of all, it's a bit of a step to say that if I don't take your view of the Israeli conflict from 1948 to 2023, that I'm a racist. I didn't say that. Well, I may take a different view to what happened in the conflict. So you said, where's your condemnation of all the October the 7th, etc. Now, the point is, the conflict is very big. We all agree on that. There's a huge amount to read. There's a huge amount to think about, to learn about. I mean, even starting in 1947, you could argue is slightly too late. But should we talk about the Hebron massacre? Should we go further back? But there's an enormous amount to read and think and consider, similar to perhaps most conflicts in the world. The current flare-up, obviously, starts on October the 7th, but it's obviously part of a 75-year conflict. Now, my point about October the 6th is, on October the 6th, especially in Gaza, there is still a chance of a better life. That chance is gone now. So you're not going to condemn the equivalent hold on, October I October need the to answer. 7th. Hold on, Hamza, just let him I answer. don't answer first. on October the 6th, जी, बात रखना चाहेंगे अवैस भाई यहाँ कोई? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अभी तक तो। लेकिन ये है कि मुझे हंसी इस चीज पे आई है कि उसने फिर डॉज कर दिया है कि हाँ, बीट सारी अराउंड बात द जो बुशेस उसने वाला की थी काम कि हो रहा है। 2008 से लेके हाँ 2008 से लेके 2023 तक 5 अक्टूबर 7 के इक्विवेलेंट मैसेकर हो चुके हैं फलस्तीनियों के अगेंस्ट। ठीक है, उनपे तुम नहीं बोले, क्या उनको कंडेम करते हो? अब वो कंडेम कर नहीं सकता। कंडेम इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि उसको जो लोग पे कर रहे हैं, जिनके हाथ में उसकी डोर है, लगाम है, ठीक है, वो उसको मतलब कच्चा चबाड़ डालेंगे, इसलिए वो कर नहीं सकता। तो वो कहता है कि 2008 से क्यों स्टार्ट करते हो, 1947 से स्टार्ट करो। अच्छा, 1947 से स्टार्ट करेंगे तो फिर कह रहे हैं कि वहां पे हेब्रोन मैसेकर वहां पे कुछ ये यहूदी जो है वो मरे थे, तो उसमें वो कह रहे हैं कि वहां से शुरू करो। ठीक है, अब इसको ये नहीं पता कि ये इम्प्लाई कर रहा है कि 1947 के बाद या जो भी उस वक्त हुआ था, इसमें ये इम्प्लाई कर रहा है कि वो फलस्तीनी जो रेजिस्टेंस ग्रुप थे, ठीक है, उन्होंने किया था। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ये लोग सिर्फ हमास के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हमास तो वजूद में ही 1985 में आई थी, ठीक है।
तो 1985 से में आने वाली में आप 1947 को कैसे कर सकते हो? ये बात मेरी समझ रहे हो? कि हमास की जो बड़ा अहम वजूद नुक्ता है, है ये। एग्जिस्टेंस है, वो 1985 में हुई है। ठीक है? ठीक है? और वो कह रहा है कि 1947 से शुरू करो। 1947 से शुरू करो, फिर नकबा की बात है कि नकबा पे ये लोग बात नहीं करते। अभी हमजा ने उसका हवाला दिया था कि 7 लाख बंदे जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है? तो उसने इसको एंटरटेन ही नहीं किया अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में। ठीक है? मैं इसलिए हंस रहा था कि सामने जो है ना एक डिसऑनेस्ट बंदा बैठा हुआ है, वो पता है कि वो झूठ बोल रहा है, बट यही तो शुगल है कि अपने आप को नंगा करते हैं ये लोग। जी बिल्कुल जी ऐसे भाई। ही है। There is a chance of a better life. Israel still exists. The West Bank problems aren't solved. So I'm asking the Gazans to park their West Bank, the problems of their West Bank brothers, if you like, and take a look at Gaza, right? There's no occupation. The Jews have been gone Gaza is occupied by international for law. 18 years. This is wrong. Hold on. The Jews were all kicked out in 2005. They're gone from Gaza for 18 years. The Israel is maintaining some control, obviously over the borders, because October the 7th showed. And their food. Hold on. October the 7th showed why Israel was maintaining a hard border with Gaza. However, tens of thousands of Gazans, not quite sure the number, is it 30,000 Gazans had work permits to come into Israel. They were vetted that they weren't terrorists, they weren't Hamas. They had work permits to come into to Israel to work. And they'd come into Israel and work and go back to Gaza, right? That's all gone now. Gazans, the wealthier Gazans would go. You're not answering my question. This is Hold on, it's a red herring. I'm talking about the 6th of October. The wealthier Gazans would go on holiday to Dubai, to Turkey, and come back to Gaza. It wasn't a prison. Are you They could answering go the out. question? Hold on. Your question is why could they not? Your question is it's impossible for them to accept the world of 6th of October. Right? No, I'm not saying. चलो ये देखो यार इनकी आप जो है हिपोक्रेसी की इंतहा देखें। सवाल उसने क्या पूछा, इससे सवाल सादा सा उसने पूछा कि 5 अक्टूबर से पहले तू कहाँ पे था, तूने एक भी किसी बात के ऊपर कंडेम किया उसको। उसने पूरे के पूरे सवाल को यानी पूरे गोल पोस्ट को शिफ्ट कर दिया, उसने नई कहानी सुना दी है। Saying that I'm saying you're talking about October. You're framing. आपकी It's a आवाज कट गई misframing. है मलिक भाई, You're आपकी आवाज कट frame. गई थी। जी जी, मैंने कहा ये आप देखें इनकी, आप इस बंदे की आप हिपोक्रेसी देखें डॉक्टर साहब की, कि उसने सारा का सारा गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दिया है। बात जो है सवाल उसने ये किया कि 5 अक्टूबर से पहले आप कहाँ पे थे, जिस टाइम के ऊपर जो है फलस्तीन के ऊपर इतने ज्यादा अटैक्स हुए हैं और ठीक है उनके ऊपर हमला हुआ है, उस टाइम को तूने कंडेम किया है, जो पहले 5 अक्टूबर से पहले के हमले जितने भी इसराइल ने फलस्तीन पे किए हैं। तो उसने पूरे के पूरे सवाल को चेंज कर दिया, कहानी को नहीं सुना दिया डॉक्टर साहब ने आके। हाँ वो उसकी जान नहीं छोड़ेगा आसानी से, वो बार-बार उसको नंगा करेगा, बोलेगा कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बोला भी 1-2 बार कि कहता है तुमने मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, और वो पूरी डिबेट में नहीं करेगा। वो कर ही नहीं सकता, ठीक है? उसकी मजबूरी है, वो नहीं कर सकता। उसके जो मास्टर्स हैं, जिनके हाथ में उसकी लगाम है, वो उसको अलाउ नहीं करते, ठीक है? तो ये पियर्स मॉर्गन वाला हिसाब होगा। पियर्स मॉर्गन आपको पता है कि डिबेट में जो है वो ये कहता है कि तुम हमास को कंडेम डू करते हो, यू कंडेम ठीक है? हमास? तो हर अगले बात कहते हैं के हाँ ऊपर हम डू यू करते हैं। कंडेम तुम हमास? करते आईडीएफ को, तो फिर वो हाँ, 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 हाँ। हाँ, लेकिन फिर वो खुद जब अपने ऊपर बारी आती है तो वो नहीं करता, क्योंकि वो नहीं कर सकता, ठीक है? यही हिसाब है इन भाई साहब का, ये भी नहीं कर सकते। चलें, अब लगाएँ। Framing October the 6th, I think, as if everything is fine. But from at least 2008 onwards, there have been equivalent of 5 October the 7th, and you've said nothing about that. So I'm in a morally and epistemically justified position to say that you're either ignorant or racist because you have a moral asymmetry. It's a moral asymmetry. Children have died, innocent people have been killed, equivalent to 5 October the 7th is 2008. Okay. And this omission, which is a typical Zionist strategy, by the way. It's not an omission. I've It is an omission. You haven't. You did it now because you're not even addressing it. No, so but the I point will. is, but let's go back to the normal point. The question is about genocide. We talked about
the definition of genocide. We have shown intent. So what are you going to say about the genocidal language of the prime minister, of the president, of key members of the ruling party, of think tanks that influence the ruling party? Genocidal statements. Let me give you a thought experiment. If Genocide Joe Biden, if any politician in the West said those statements, the whole world would be on fire. But the minute your Zionist friends have said something, oh, you know, it's poetry, or let's do some metaphorical linguistic analysis. I find it immoral that you can't even talk about these explicit genocidal statements. I don't make those kind of genocidal statements, or statements that could potentially. But you support an entity that does as genocidal. You support a genocidal entity. I don't like the outrageous statements like talking about the Amalekites in the. Is it outrageous or genocidal? Which one is it? Well, outrageous is like maybe calling someone a racist, right? But to say genocide is a different issue, right? Is it just outrageous or is it genocidal? So, look, here's the thing. Is it a genocidal statement? I think some of those statements are. So the intent is there. No, hold on. Some of those statements are, in terms of rhetoric, are, you know, do. But doesn't the so-called rhetoric, isn't that backed up by what's been happening on the ground? That's my point, right? So my point is that after the most traumatic event, I mean, I presume you will agree, right? Let's see if you'll agree with one thing. I presume you'll agree that October the 7th was the most traumatic event, not just for Israel, but for Jews since Adolf Hitler, since the Holocaust. Well, I am under no moral or epistemic obligation to believe Zionists because I have a list of 10 lies backed by academics from the Zionist entity. I'm a moral human being. I'm an intellectual. I'm a PhD student. Let me finish. I'm just talking about its impact. I'm answering a impact question. On Israelis. Well, the impact could be because of propaganda. The point I'm trying to say is this: the moral agents are under no moral or epistemic obligation to believe known liars. And they're known liars. They've the false flag in Egypt, pretending to blame it on the Ikhwan, the Muslim Brotherhood. You had the Zionists who had Irish passports that killed someone in Dubai. He was a Hamas leader. Yeah, whatever, whoever, it's a human being at the end of the day. But the point I'm trying to say is... you're saying Mossad has no right to kill Hamas leaders. No, I'm saying to you that they're known liars. There are known liars. Okay, so how can you just 40 beheaded babies. Okay, name me one of the babies that were beheaded. Just one. Well, some children were. Name me one beheaded baby. Some women and children were beheaded. Name me one baby. Name me the name. Maybe not 40. That was one misreporting. Oh, misreporting. It wasn't propaganda or lies or anything. There was a lot of misreporting. What about the IDF? अच्छा, यहाँ एक बात बड़ी अहम है कि जो डिबेट्स होती हैं इनके अंदर खास तौर पर इनमें अल्फाज का चुनाव जो होता है ना बहुत मायने रखता है. ठीक है, अब यहाँ जो हमने बात स्टार्ट पे रखी है, आप इस बंदे की पूरी स्ट्रेटजी देखें कि जब बात आती है फलस्तीन की तो उसके ऊपर ये बड़ी यानी कि ऐसे वो कहते हैं ना कि ऐसे वर्ड्स जो वाकई एक एक्सट्रीम किस्म के हैं, जैसे नॉनसेंसिकल इसने बात कर दी, यानी कि सारी बात को निकाल दिया. लेकिन जब बात आती है इजराइल के राइट की तो ये वहां पर आप इसको देखेंगे कैसी स्टेटमेंट दे रहा है. कह रहा है कि जो है ना मिस रिपोर्टेड, मतलब कि भाई वो एक ऐसी चीज है जो गलत रिपोर्ट हो गई है. ठीक है, ये नहीं कहा कि वो प्रोपेगेंडा है या वो लाई है. ठीक है, मतलब इस तरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया. तो ये अल्फाज का चुनाव भी बड़ा ऑब्वियसली, ये जो अल्फाज का चुनाव होता है ये सुनने वाले के जहन के ऊपर इनका बहुत इम्पैक्ट होता है. ठीक है, अब ये देखें कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है सुनने वाले को, इसने अभी तक वो नहीं कही अपने मुंह से इजराइल के तवासत से. तो ये एक इनकी जो है दूसरा एक ये हिपोक्रेसी का एक तरीकाकार है इनका कि जब बात फलस्तीन की आएगी तो ऐसी बैशिंग स्टेटमेंट्स देंगे और उल्टी सीधी बातें कहेंगे उनके बारे में कि जो है ना जहां से लगेगा कि सुनने वालों का भी एक मोमेंटम बन रहा होता है ना, गुफ्तगू चल रही होती है तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं. जब आप यानी इस तरह के जो है पंचिंग स्टेटमेंट्स फेंकते हो तो फिर जाहिर है कि सुनने वाले भी वैसे एक्सट्रीम होते हैं, गुफ्तगू के दौरान नीचे आते हैं. इस बारे में आप कुछ कहेंगे या चलें आगे फिर हम इंशाल्लाह. वो मैंने उसमें कमेंट किया था जब वो बोल रहा था ना कि
पहले उसने जो है वो जेनोसाइड नहीं मान रहा था, फिर कहता है हॉरिबल कह रहा था, फिर उसने कहा कि एक्चुअली ये स्टेटमेंट वाकई जेनोसाइडल हैं, तो माना वहाँ पे ना, लेकिन उसको कह दिया कि ये रिटोरिकल है। रिटोरिकल का मतलब ये है कि ये खाली फिगरेटिव है। उनकी इंटेंट ये नहीं थी कि वो जेनोसाइड की स्टेटमेंट दें, वो वैसे एक बात कर रहे थे, जस्टिफाई कर रहा है ना, मतलब सिंपली मतलब उसे। फिगर ऑफ स्पीच में उन्होंने बात करी जो गलत है, लेकिन मतलब वो इतनी गलत नहीं है जितनी तुम बता रहे हो। तो अगर हाँ, 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 हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसको मजबूर हो गया वहाँ पे ये कहने के लिए कि हाँ वाक़ई है। पहली वहाँ पे इसकी शिकस्त हुई, वहाँ पे उसकी कमर लगी है। दूसरी फिर उसने जब हमज़ा ने उसको डिबंक कर दिया फ़ौरन कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि वाक़ई जो उनके एक्शन है वो उस स्टेटमेंट को बैकअप कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे उसने जो बात आगे से की ना गोल पोस्ट को शिफ्ट करने की कोशिश की, अपनी पूरी जो डिस्कोर्स चल रहा है, जो पूरी डिस्कशन चल रही है उसको उसका रुख बदलने की कोशिश की, तो उसपे मैंने कमेंट किया था कि ये पियर्स मॉर्गन सिग्नेचर टैक्टिक है, ठीक है? ये उसका सिग्नेचर टैक्टिक है कि वो जब वो फँस जाता है, ठीक है? तो वो बात बदल देता है, ठीक है? अगर उसको ये बोलोगे कि वही डिसऑनेस्ट बात है। दोबारा करोगे, कहेगा कि मेरा शो है, मैं सवाल करने के लिए बैठा हूँ, मैं जवाब देने के लिए नहीं बैठा। हाँ, 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 तो हम्म। ये भी वही है। इसीलिए मैंने लिखा है कि वो उसका सिग्नेचर टैक्टिक है ये वाला। चले Who said that स्टार्ट करें basically इसको। it was our own people that killed some of them as No, well? Sorry, guys. that's a I'm conspiracy theory. just going to No. interrupt for a second. No, So it Mark, was, Mark, it was, it's their own I'll mouth. get back to you, They Mark. said it Mark, themselves. Mark just made a statement, and just to address Mark's point, do you see, Mark had asked, do you see the impact that it's had on Jews? Of course I do. I consider myself empathic. The impact it has had, of course, it's going to be traumatic if that's how they perceive things. I'm not denying the impact, whether it's propaganda or not. So I do empathize from that perspective. But at the end of the day, I already said there's been 5 equivalent in October the 7th since 2008 from a numbers perspective, from killing innocent human beings, from killing Palestinians. Why the moral asymmetry? Why do you believe Israeli blood is worth more than Palestinian blood? Because you're not even bothered to address. No, hold on. You're not hold even on. bothered to address that reality. There are 5 equivalent October the 7th inflicted on the Palestinians before October the 7th. You're talking no. First of all, Just be honest. You don't care about Palestinian. No, first, Just okay. You don't care. what I want for Palestinians. You're racist or right? ignorant. One of those What I two. want for Palestinians. You want them to be impressed, and you want them to No, respond to the no, oppression no. in the way that you want. No. Hamza, let I've been Mark answer clear. first. I've been clear my whole life. What I want for Palestinians is I want them to live in peace and prosperity. Okay. And for Stop me, the apartheid. hold on. For me, Illegal occupations. hold on. For me, the things that the fundamental thing that is stopping Palestinians and has been stopping them since before they were called Palestinians, which a name that emerged in the 60s. That's not true. Okay, anyway. What the thing that is stopping Palestinians from living in peace and prosperity is their own ideas, the ideas that are in their heads. Now that makes this potentially. Do you know the opinions, the whole of the Palestinians? You know all of the ideas. Yeah, let me just try and make the point, which is in some conflicts in the world, you just have to fight. You have to keep up the struggle. You have no chance at all. You're being brutalized by some neighboring dictator. The struggle is, perhaps decimating your country, but if you give up the struggle, you'll just be decimated even more by the dictator or whatever. There are many, perhaps most wars in history are like that. You just have to fight whoever is up against you. The Israel war, I believe, is not and never has been like that. The war between Israel and the Arabs and then Israel and the Palestinians is a war where if the Palestinians modified their ideas, everybody could live in peace and prosperity. And it's harder to see on the West Bank where there's no agreed definition of territory. It was unbelievably easy to see in Gaza from 2005 to 2023. All the Gazans had to do was stop, and they had a solution. It was right there waiting for them for 18 years, but they wouldn't take it. Instead, they wanted to continue the war. They fired rockets at Israel, which inevitably brought Israel back to attack Hamas, to do aerial bombing, because sending in troops on the ground means dead Israelis. So they did aerial bombing. They did send in troops. I've met some of the troops who went in on the ground, but very few went in until 2023. Because they're cowards, that's why. Well, because
Well, That's first why they of wear all, nappies. hold on. Yeah, no, calm. First of all, I am calm. I said they wear nappies. It's a fact. First of all, if they go in on the ground, they अच्छा die, right? ये Any ये troops बात going on आपको the पता है ground die. नेपिस वाली जी 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 बिल्कुल पता है। आप फिर भी शेयर कर दें हमारी ऑडियंस के लिए जो सुन रहे हैं उनको भी, ताकि हम बाखबर रखें। अच्छा ये जो है ना हमास का जो स्पोक्स पर्सन है अबू उबैदा, ठीक है, उसने अपने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहता है कि जो इसराइली फौजी हैं वो नेपिस पहनते हैं, तो हम उनका नाम आईडीएफ से इसराइल डिफेंस फोर्सेस नहीं इसराइल डायपर फोर्सेस रखेंगे आज से, ठीक है। तो बाद में उन्होंने एक दो वीडियो ऐसी देखी है कि वाकई ही ना, मतलब उनकी जब वो भाग रहे हैं तो उनकी पैंट्स थोड़ी सी उतरी हुई हैं हल्की सी ना, तो उनमें से डायपर्स दिखाई दे रहे हैं, वाकई वो डायपर्स पहनते हैं। तो ये हमजा इसी वजह से बात करे कि वाकई नेपिस पहनते हैं। जी हेलो जी जी जी। हाँ तो वो कह रहे हैं बड़ा But सीरियस also, हो, कहता है कि मैं काम हूँ और मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ कि वाकई वो पहनते हैं। हाँ हाँ, मतलब वो तो अब एक नॉन मतलब बात है, तो इसलिए वो उसके ऊपर बात ही नहीं करेगा। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जहां बात इसराइल के ऊपर आती है, या ये उस बात को टोटली इग्नोर कर रहा है, इसीलिए उसने हमजा बार बार से यही पूछा है कि भाई तू रेसिस्ट है या तू इग्नोरेंट है, ये मतलब तुझे एक चीज का आइडिया नहीं है, पता नहीं है, या तू जानबूझ के ऐसे कर रहा है। तो हाँ वही बात इससे बार बार इसलिए सवाल ही कर रहा है। जी so आप वीडियो combat प्ले on the करते हैं। ground is also very dangerous for local नहीं civilians. They die as well too. It just escalates the whole So thing. how does this actually present a case again? You've mentioned some I'm saying, untruths there, but No, how does this go against my presentation? well, We've shown intent, and we've shown the no, there's- actions that there's no- support the intent. there's no intent. There's no intent. No, there's They no said intent. the ministers, people of positions of power. We have over 100 statements, including the IDF, a general, Okay. the people of significant power, think tanks having genocidal statements, and the dumb bombs. Around 50% of the bombs are Okay. not even laser guided, right? Just to annihilate everything. Okay, well, let me say So a few things. that's not right? genocide. Okay, Hamza, let Mark just. Let me say a few things to the Corbett, right? I don't agree with statements talking about Amalekites and stuff like that. I understand anger and hurt and fury on the Israeli side. I mean, I can feel it, and I'm not Israeli. I can understand that anger, but I don't agree with Amalekite type statements or anything like that. So what you have to look at is what's actually happening, right? So what's actually happening compared to those statements. So, for example, one of the first things that happened was an announcement for civilians to get out I've already of mentioned that. northern Gaza, right, and get into southern Gaza. And then you just bomb when they're evacuating. You kill them when they're evacuating. That's not what happened. Aerial analysis has proven that. Go to the Guardian. Go to other independent news entities. That's not independent. Now, there was one. Also, you're independent, are you? No, none of us perhaps. So are what have you independent. cited that is even independent? So hold on. So if not, बड़ी उसने इसको चपेट लगाई है, इसको अच्छी खासी चपेट लगाई कि तू ही इंडिपेंडेंट यार ये है, मस्त बाकी गार्डियन और जो भी न्यूज चैनल है वो नहीं है, हैं? तू ही इंडिपेंडेंट है। यार हमजा भाई तो बड़े अग्रेसिव इसमें नजर आ रहे हैं मुझे इस मतलब डिबेट के अंदर। ये यार मैं कहता हूँ कि इतनी ये जब भी डिबेट मतलब ऐसे पैशन के साथ करते हैं ना, तो हमेशा वन साइडेड ही होती है इनकी डिबेट। ये दूसरे को बिल्कुल वो कर देते हैं, लाजवाब कर देते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए थे पिछले 3-4 साल में। यही मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बात की थी कि इनसे इस तरह की जो एक्सप्लोसिवनेस है, जो ऐसा एग्रेसिवनेस है, ये मैंने पिछले 5 साल में नहीं देखी किसी डिबेट में इनके साथ। लेकिन जॉर्डन पीटरसन के साथ इनकी है, वो बाकी एकेडमिक्स के साथ है। आई थिंक इवन रिचर्ड डॉकिंस के साथ इनका थोड़ा-सा है वो 5-1 मिनट का ना इंटरेक्शन है। लेकिन ये एक्सप्लोसिवनेस ये बहुत टाइम बाद दिखी है। आई थिंक ये फ़लस्तीन की वज़ह से है। वो सच बात है, हम उसको बहुत सीरियस लेते हैं। हाँ वाह, गुस्सा सब मुसलमानों को बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ये चाहूंगा थोड़ा सा अवैस भाई आप ना इसको साथ साथ इसका हल्का हल्का सा ऐसे जरा थोड़ा सा जो है जो भी बात जा रही है उसके पस मंजर जो है ना हम अपनी ऑडियंस से भी शेयर करते रहें, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी होते हैं जो जिनका ताल्लुक जो है मदरसों से है और वो ज्यादा इंग्लिश को ग्रास्प नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है ना थोड़ी थोड़ी सी इनकी
जो है बात को साथ-साथ मेरे ख्याल से अगर एक्सप्लेन करते चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे ये है कि एक जो है फ्लो बना रहेगा, समझ भी आती रहेगी। बस ऐसे हल्का-हल्का सा कंसाइज़ करके ना बिल्कुल मतलब एक-एक जुमलों में 1-1 या 2-2 लाइन के जुमलों के अंदर जो है हम इसको अगर साथ-साथ रखते हैं इनकी गुफ्तगू का एक खुलासा तो वो ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। जी। अच्छा, तो इसमें बेसिकली बात ये हो रही है कि वो उससे एक ख़ास किस्म की डिबेट डिबेट टैक्टिक होती है एक, कि उसको वो डॉज कर रहा है, हमज़ा को ना, वो बंदा डॉज कर इसको बोलते हैं रेड हेरिंग। रेड हेरिंग एक छोटी मछली होती है जो अपने पीछे बड़ी मछली जो उसका शिकार करने जा रहे होते हैं, वो उनको घुमा के किसी ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पे वो फँस जाती हैं और वो वहाँ से बच के चली जाती है। अब ये रेड हेरिंग यूज़ कर रहा है बार-बार, बात को घुमा के कहीं और लेके जाना चाहता है लेकिन हमज़ा उसको वापस लेके आ रहा है। तो ये हो रहा है बेसिकली अभी। आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं जो शुरू में हुए ओपनिंग प्रेज़ेंटेशन में हुए हैं, बस बाकी अभी उसको मुख्तलिफ़ एंगल से उस पे बात हो रही है, ठीक है? जहाँ पे मुझे कोई नई चीज़ लगेगी तो मैं उसको बोलूँगा, लेकिन अभी ये वही है, बिल्कुल वही चीज़ें चल रही हैं कि जेनोसाइड है या नहीं है, इंटेंट है या नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको जो है वो ज़्यादा नहीं खोला। अभी मैं मतलब अ, अ, अगर बहुत ज़्यादा उसमें जाऊँगा, डिटेल में जाऊँगा, एक-एक लफ्ज़ की, तो फिर वो डिबेट का जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जी, इसलिए जी, मैं ठीक। शायद थोड़ा-सा No one's independent. Your argument is false then. कंटिन्यू Hold on. It's a moot point, The right? the evacuation of northern Gaza was not done so that everyone could get onto the road and then they could all be bombed, right? How do you know? How do you know? The Because they were bombed. So how do you know? hold on. Let's talk about what happened. Sorry, I'm going to cut, They I'm going to cut weren't across bo- this, they guys. weren't Guys, I'm going to bombed. cut across this because I think There it's were- How can you? there were How can we some- tolerate these it's an important lies point. and Excuse this me. propaganda? Hamza, You give Mark. Goebbels a run for his money. Hamza, Mark, we're going around in circles here. We're going around in Our circles. position is Mark, it was Hamas men who were bombed on the road, and very few. Who's of them. our? Who's Mark, our Mark. position? Well, I'm going to cut across you guys. alternative Guys, you position have to where listen to you're me at. here. You have to listen to me here. Just on that point, I mean, we've given the figures for which Euromed have given the Swiss monitoring group, and they have given the figures of almost 30,000 Palestinians killed. अच्छा वैसे मुझे बड़ी इसके अंदर ना पुअर किस्म की जो है ये क्या कहते हैं इसे जो ये मैनेज कर रहा है डिबेट को, मॉडरेशन इसकी मुझे बड़ी मॉडरेशन बड़ी पुअर नज़र आई है और इसकी प्रेज़ेंस भी बड़ी जो है ना वीक रही है। क्योंकि ये उसको चाहिए बेसिकली होता ही है कि जो मॉडरेटर होता है उसका काम तो यही होता है कि दोनों को बस उसने ट्रैक के ऊपर रखना होता है, ठीक है? ये जो है बस खामोशी से बैठा सिर्फ़ सुन रहा है। असल मुझे में पता है कि इस ये टाइम ये एकेडमिक डायलॉग डिबेट चल रहा है। नहीं, हुँ। नहीं, वो जी, जी, मतलब ये एकेडमिक डिबेट है, एकेडमिक डिबेट में वो मॉडरेटर जो है वो ज़्यादा सख्त नहीं होता, वो हमेशा ऐसे ही होता है, मीक ही होता है। क्योंकि उसको पता है कि ये दोनों आपस में रिस्पेक्ट में बात करेंगे, लेकिन मसला ये है कि ये टॉपिक ऐसा है, हॉट टॉपिक है, तो इस पे बंदा रिस्पेक्टफुल ज़्यादा रह नहीं सकता, स्पेशली जब एक बंदा आपको नॉनसेंस बोले, दूसरा फिर एक तरफ बंदों के मरने की बात हो रही है, एक बंदा आँखें बंद करके उसको जो है सब चीज़ें निगेट करता चला जा रहा है, तो फिर ये मतलब थोड़ी हॉट हो गई है। अम, मेरे ख़्याल में तो वो ठीक है, ज़्यादा जब मॉडरेटर बहुत ज़्यादा टाँग अड़ाना शुरू कर देते हैं कभी-कभी तो वो भी अच्छी बात नहीं होती। मैं तो नहीं, नहीं, उसको मैं भी उसको पसंद नहीं करता इस क्योंकि मैं ये उससे नहीं डिबेट कह का रहा कि मज़ा जो ये है वो ख़त्म हो यानी जाता है। वन साइडेड हो, ये ऐसी हाँ, बात नहीं है। अक्सर हम डिबेट्स देखते हैं आजकल जो बड़ी अच्छी ऑनलाइन डिबेट्स हो रही हैं, मॉडर्न डे डिबेट एक जो चैनल है इसके ऊपर अक्सर इस तरह के रिलीजियस, पॉलिटिकल, साइंटिफिक इस तरह की बहसें होती हैं अक्सर उसपे और बेसिकली होता यही है कि जो मॉडरेटर है वो उनको बैक ऑन ट्रैक करता है ना। आप देखें कि बहुत सारी इसने जब इसे सवाल जिस चीज़ के बारे में भी किया जा रहा है, ये उसको डॉज कर रहा है, मुसलसल डॉज कर रहा है। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा-सा उसको डॉक्टर साहब को जो है वापसी उसके ट्रैक पे लाने के लिए थोड़ा-सा इसको इशारा देना चाहिए था। ख़ैर बड़ी देर के बाद इसकी तरफ से कुछ आया तो इसकी भी ज़रा हम सुन लेते हैं कि इसने क्या एडिशन की है। To, to go back to that point, the bombing of northern Gaza, how can it be said that it was precision bombing when there were that many civilians killed? I just want to get to the core of that. Do you believe that's just collateral damage, or do the Israelis just believe that's collateral damage, or how do we square that circle? Okay, so Israel set itself the job of destroying destroying a group that controls all of Gaza, essentially Hamas. So it's an unbelievably ambitious job, which it has never attempted before, to take an entire territory and wipe out the
militant terrorist group that's in charge of it. Now, probably every fact I say, Hamza, is going to challenge, but you're providing no citations, no evidence, nothing. But it's no, difficult to do that once we're Gaza speaking North here. and South is यहाँ पे रुकना, यहाँ पे Gaza रुकना, यहाँ पे North and रुकना, South is यहाँ पे रुकना, practically an army. पहले भाई रुकना इसको यहाँ पे। यहाँ पे जो बात हुई है ना कि वो उसने जो सवाल पूछा है, पहली बात ये है कि उसने उसको डॉज किया है, होस्ट के सवाल को भी जवाब डॉज किया है। उसने कहा है कि तुम ये जो नंबर हमने दिया था शुरू में, आपको पता है शुरू में थोड़ी सी वीडियो चली थी म्यूजिक के साथ, और उसमें लिखा हुआ था 31,000 पीपल किल्ड और ये वो। तो वो कह रहा है जो मर्फी है, वो इसको कह रहा है कि ये फिगर्स तुम्हारे आईडीएफ के हैं, ठीक है। तो मतलब तुम इस पे मतलब ये बताओ कि तुम्हारे क्या इस पे ना जवाब है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि उनका जो है वो इम्पैक्ट क्या था। तो ये आगे से उसको डॉज करने की कोशिश करता है, फिर बीच में इसने एक बात की है, कहता है कि अब ज़ाहिर बात है जो भी मैं फैक्ट प्रेजेंट करूंगा, जो भी मैं हकीकत, जो भी मैं जो डाटा है वो प्रेजेंट करूंगा, वो हमजा उसको कंटेस्ट करेगा, ठीक है। हमजा उसको कंटेस्ट करेगा, मतलब उस पे मुझे बोलेगा कि ये गलत है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, इस तरह की। तो हमजा कहता है कि तुमने अभी तक प्रेजेंट क्या किया है। अब ये बात एक एकेडमिक के लिए समझ लें कि मुंह पे थप्पड़ वाली बात है, ठीक है। तुमने वाकई अभी प्रेजेंट क्या किया है। तो जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि इसने कोई साइटेशन नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, तो वो हमजा वही कह रहा था कि तुमने प्रेजेंट नहीं किया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे फैक्ट्स को कंटेस्ट कर रहा हूँ। तुम तो खाली अपनी राय बयान कर रहे हो, ठीक है। ये बड़ी मजे की बात थी। चलें। हाँ जी, ये एक जो है किसी एकेडमिक की तरफ से स्पेशली कोई रेफरेंसेस को साइड ना कर पाना, और जो है अपनी बात को दलाइल के साथ साबित ना कर पाना, ये बताते खुद एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और वो इस चीज को महसूस कर चुका है। Camp, in the sense that there's a tunnel system Yes, of several hundred kilometers. Presumably, you agree that exists. The tunnel system is going underneath apartment blocks. It's going underneath mosques. They found openings to the tunnels in mosques, in schools, in private houses. There was a report there that the IDF said that every single mosque they had searched so far on the ground, and every single school that they had searched on the ground had either weapons or a tunnel underneath it. Now, you may not believe any of this. I certainly believe that's true, because that is the way Hamas would fight. It is the kind of morality that Hamas would believe in, the tactics that they would use when up against. Those tactics wouldn't be of any use against Assad or Putin, right? They wouldn't care less if your tunnel is under a mosque or a school with classes on. Assad or Putin don't care about that stuff, but they use those tactics because they know they've some chance that those tactics will help against Israel. So it's an incredibly hard job to clear out Gaza, which is. यहाँ मैं एक छोटी सी बात जो है वो रखता जाऊँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे से चलने देंगे, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट जो है मेरे ज़हन से निकल जाएगा। असल में होता ऐसे है कि मुआशरे के अंदर हम देखते हैं एक बड़ी वेल नोन प्रोवर्ब है कि चोर की दाढ़ी के अंदर तिनका, यानी जो काम लोग खुद करते हैं ना, उसी का जो है वो इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। मिसाल के तौर पे इसने भी एक बात की, इसने कहा कि जो फलस्तीन के अंदर है, आईडीएफ ने ये कहा है कि उनकी मस्जिदों और स्कूलों के नीचे जो है टनल्स बनी हुई हैं, वहां पे वो अपने वेपन्स रखते हैं, वहां उनकी जो है ना प्लानिंग्स होती हैं, पूरी जंग की जो है एक अपना एक हिसाब किताब है। और मजे की बात ये है कि अभी चंद दिन पहले की बात है, न्यूयॉर्क के अंदर जो है इनके सिनागोग के नीचे बाकायदा पूरी टनल पाई गई है, जहां से गद्दे निकले हैं और पता नहीं क्या गंद बला निकला है। तो ये देखें कि जो चीजें ये दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं, बजाते खुद अंडर द टेबल काम सारे खुद कर रहे हैं वही वाले, ठीक है। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि असला वो रखते हैं उसके नीचे, इनकी अपनी जो टनल्स हैं उनके नीचे वहां खुफिया जो है प्लान और चीजें पकड़ी गई हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि बच्चे कत्ल कर रहे हैं, जनाब जो हमास है 40 बच्चों के सर उन्होंने तन से जुदा कर दिए। अब हमें वीडियोज आ गई हैं इनकी फौजियों की जो कह रहे हैं कि और बच्चे कहाँ हैं, मुझे और बच्चे चाहिए, मैं उन्हें कत्ल करना चाहता हूँ, मुझे और कोई बच्चा नहीं मिला, इन्होंने 12 साल की एक लड़की को कत्ल किया, बड़ा मजा आया, लेकिन और भी मुझे बच्चे चाहिए थे। तो यानी कि जो इल्जाम इन्होंने डाले दूसरों पे, वही काम ये खुद बताते खुद कर रहे हैं। ये इनकी जो है ना टैक्टिक्स हैं, आप कहें कि प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स हैं ये, कि दूसरों के ऊपर ही इल्जाम लगा दो भाई, और
फिर बेशक आप पकड़े भी जाते हो तो आप जो है वहाँ पे आपका नाम क्लीन चिट आपको मिल जाती है। जी, कुछ कहना चाहें तो ऐड कर दें, नहीं तो फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। नहीं, आगे करें। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो आपने बातें की हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है उसके लिए। चलिए। Which is why they've started doing it sector by sector. They wanted to move the population down to the south. Now they're dropping leaflets. They've divided the south up into zones. There's a guy, Mohammed Smeary, I think is his name anyway. He's one of these Gaza journalists, and he posts the leaflets that are being dropped from the sky. Now, this is a guy who hates Israel, but the leaflets, and he posts online what leaflets he's got from the sky, and the leaflets are saying things like, here in this red sector, we are going to be, there's going to be fighting and bombing in this red sector today. Move along this road into these green sectors. So now it's not very nice for people who live there to be told with a message from the enemy from the sky, get out of your house and you may never see it again, move down the road. But why are they doing this is the point, if their aim is genocide. And show me any army that would do this in the history of the world. Show me any Muslim army that would ever do it. I'm sorry. What's Muslims? What Muslims got to do with this? What has Islam got to do with this? Would Hamas do it? What's Muslim got to do with this? No. Well, what has Muslim got to do with it right now? Palestinians are Christian as well. What has Muslim got to do with it right now? Okay, show me any Palestinian or Arab. Show me any Arab army that would drop leaflets from the sky warning people as to what sector they're. But this is a red herring. This is totally irrelevant. The point why is, are they doing it? Okay, so no, you why would the Gazans believe the IDF when the IDF have told them to move, and when they've moved, they've been bombed? They haven't bombed them. They have. The error analysis has been shown by independent entities. They bombed Hamas fighters. No, they have. Well, women, children, children. They is a child a Hamas fighter? Well. Is a child a Hamas fighter? Well, if you were saying... Are 11,000 children Hamas fighters? Well, hold on. It's genocidal language, dehumanizing language. Are children fighting for Hamas? Are children Hamas fighters? By definition. And are they guilty? If we know, should they be bombed? Hold on. Should we kill children? Is that what you believe? If we know nothing other than it's a child, then they're not a Hamas fighter. If they're under 10 years old, they're not a Hamas fighter. If they're over 10 years old, are over 10-year-olds being used by Hamas? Because I've seen plenty of evidence that they are. As spotters, as runners, as carriers of ammunition. So basically that language is basically blurring the boundary between a combatant and a non-combatant. It's not language. I'm talking about what you're basically saying it's okay. Because of that, we should kill everybody. Is that what you're saying? Well, if I was saying that, wouldn't I say it rather than you? Well, I don't know. You've said a lot of things without any basis. Rather than you having to say, oh, so you're saying... Look, let's think about your framing. This is very important. The way you're framing it as if there are two state actors that are fighting each other. It's not symmetrical. There's an asymmetry. When you're talking about Gaza that was left alone in 2005, it's still known under international law as an occupied territory. Secondly, they control even the daily calories. Academics have called it perverse, degrading, and unlivable in many places. So from that perspective, the way you're framing it as if there are two state actors and there's a war. It's not a war. In actual fact, Israel under international law has no right to defend itself. Why? Because it's already in Israel has no right to defend itself. Yeah, according to international law. Let me explain why. So after 7th of October, can I explain Israel why? Should do nothing. I'm not saying that. Listen to what I'm saying. What should Israel do then? They should stop the apartheid regime. They should stop the illegal settlements. They should stop oppressing the Palestinians. They should stop killing children. They should stop forcing imprisoning children. The list goes on and on and on. That's what they should do. You want peace? Don't be an oppressor. If you want peace, don't have apartheid. There are 65 laws that discriminate against Arab, Israelis, and Palestinians. We're on to a new Are you happy with apartheid? We're on to a new topic every 2 seconds. Are you happy with apartheid? Hold on. My problem with Sounds like it. My problem with this debate is there's a new topic every 2 seconds. You're not directly. जी अवैस भाई, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा पॉइंट्स इसमें जो है वो गुजरे। अगर कुछ आप करना चाहें डिस्कस और बात करना चाहें अगर किसी चीज पे, तो जी वो इसमें पहला पॉइंट जो है उस पे ये हुआ था कि उसने जब एक मिसाल दी, पहला जो एविडेंस इसने सो कॉल्ड एविडेंस लेके आया है वो ये है कि एक जर्नलिस्ट है, उसने कुछ लीफलेट्स दिखाए हैं जो मुसलमानों ने हवा से फेंके हैं नीचे,
ठीक है? लीफलेट्स मतलब जो पम्फलेट होते हैं, ठीक है? और तो नहीं, 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 उसमें वो वो इज़राइली आर्मी जेनोसाइडल की तरफ से इंटेंट का फेंके जो है गए हैं। वो मतलब नारे लिखे गए हैं। मतलब सपोज़िटली ये अ, कह रहे हैं कि मुसलमानों मेरी की आवाज़ जो आ रही है अवैस भाई? जी, मुझे सुन पा अच्छा रहे फिर हैं? मैं हाँ, थोड़ी-सी जी, मैं जी, करेक्शन अब कर दूँ, आइए। वो ये कहना इज़राइली चाह आर्मी की रहा था तरफ कि से फेंके गए हैं। लीफलेट्स, हाँ, इज़राइली जी, आर्मी जी। की तरफ से लीफलेट्स फेंके गए हैं कि देखें कितनी अच्छी इज़राइली आर्मी है कि उसने बता दिया कोई आपकी अरब कंट्रीज़ के अंदर क्या इस्लाम में आपके पास कोई तारीख में ऐसी मिसाल है जिस बात पे हमज़ा ने उसे पकड़ा कि आप ये बताओ कि इस्लाम का इसमें क्या लेना-देना आ गया? बात यहाँ चल रही है इसराइल और फ़लस्तीन की, और फ़लस्तीन के अंदर जो है वो क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं, अरब क्रिश्चियन हाँ, भी हाँ, हैं, हाँ। तो हाँ, मेरा फिर इसने बेसिकली अरब का पॉइंट लफ्ज़ वही पकड़ था। लिया और अरब के ऊपर बात। जी। जी। जी, 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 मतलब वो उसने मतलब एक बड़ी मिस्टेक की है, उसने मुसलमानों का नाम ले दिया है, ठीक है? कि मुसलमान इस्लाम को वो लेके आ गया वहाँ पे, हालाँकि न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम का लेना-देना उसमें उतना ही है, जितना समझ लें कि ईसाईयत का है, ठीक है? क्योंकि फ़लस्तीन में ईसाई भी रहते हैं, तो उसने लेकिन बोला भी है कि फ़लस्तीन में क्रिश्चियंस भी हैं, तो तुमने इस्लाम का जो है वो कैसे लिया? तो फिर उसको अपनी गलती का एहसास तो उसने अरब पे अपना वो शिफ्ट कर दिया, कि हम अरबों की बात कर रहे हैं। तो ये सारी डिबेट ही ना इस तरह की गलतियों से भरी पड़ी हुई है कि जिसने बार-बार गलती की है, बार-बार उस पे तो फिर आगे जो बात हो रही थी, मेरे ज़हन से निकली, शायद मुझे याद कराएँ तो थोड़ी-सी मैं उस पे बात कर सकूँ, मेरे ज़हन में थी लेकिन अभी हाँ, वो निकल गई है। टू स्टेट्स की बात की है उसने, हमज़ा ने कहा जो कि तुम लास्ट थी। ऐसे इसको मुतारुफ़ करा रहे हो कि जिस तरह से ये टू स्टेट्स के दरमियान वार चल रही हो, हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। इसराइल एक यहाँ पे पावरफुल मुल्क है और उसको राइट ही नहीं है अपने डिफेंस का, जो एक बात मशहूर की जाती है ना हाँ, कि हाँ, इसराइल हाँ, हैव हाँ, अ वो राइट टू डिफेंस इट्स। जी, जी, कंटिन्यू करें। हाँ, अच्छा ये बात जो है ना ये बात कहना मैं एक ऑब्ज़र्वर की हैसियत से बता दूँ कि गोरे मुल्कों में, सेकुलर मुल्कों में ये बात कहना समझ लें कि जहाज से कम नहीं है, कि इज़राइल डज़न्ट हैव अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, ठीक है? और फिर उसमें हुँ, उसका रिएक्शन भी आप देखिए कि उसने मतलब कैसा एकदम से ना ज़बरदस्त जारहाना उसने रिएक्शन दिया, एक्सप्रेशन दिया कि अच्छा तो ये कहता है कि इज़राइल के पास राइट टू डिफेंड इटसेल्फ नहीं है। तो वो उसने आगे से कहा है कि मैं इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ऑक्यूपायर जो होता है, जो ऑक्यूपाई कर रहा होता है वो डिफेंड नहीं करता, वो हमेशा अग्रेसर ही है। तो किसी के घर में घुस के आप डिफेंस का बहाना नहीं बना सकते। अगर एक हुँ। ये आपकी मोहम्मद आवाज़ जाब ने भी उस पे दी थी, पीस मॉर्गन पे एग्ज़ाम्पल दी थी कि अगर तुम्हारे घर में आता है, तुम्हें जो है थप्पड़ मारता है वो ब जी, आवाज़ नहीं आ रही? जी, जी, हेलो? अब ठीक आ रही है चलें। अच्छा। तो मोहम्मद जाब ने पीस मॉर्गन पे यही बात की थी कि अगर तुम्हारे घर में कोई आता है और तुम्हें जो है मार के बाथरूम में जो है तुम्हारे मुँह पे पट्टी बाँध करके डाल देता है और फिर जो है वो तुम आगे से उसको जो है वो स्ट्रगल करते हो, रेज़िस्ट करते हो, उसको मतलब निकालने के मेरे पास राइट टू डिफेंड मायसेल्फ आ गया है, ठीक है? वो तुम्हारे घर में है, ठीक है? तुम्हें मार रहा है, तो डिफ जो ऑक्यूपायर है वो डिफेंडर कभी भी नहीं हो सकता। ये बेसिकली कंटेंशन है इनकी। तो उसपे वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, इज़राइल डज़न्ट हैव अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। तो ये बड़ी एक पावरफुल पॉइंट था। अगर अगर इसको पूरी डिबेट को देखा जाए ना इक्वेशन में, तो मैं ये कहूँगा कि अ, अभी तक 95 और 5% का मुकाबला चल रहा है। एक एक तरफ 5% के वेटेज के आर्गुमेंट चल आपकी हेलो? आवाज़ फिर ब्रेक हो गई है। जी, जी, अब आ रही है। जी। जी, मैंने अपना पॉइंट खत्म कर दिया शायद आप लैग आ गया था तो आपको। कहाँ तक अच्छा, समझ अच्छा, आई? चलो ठीक। बिल्कुल नहीं समझ जी, आई? जी, मुझे आ गई बात आपकी जो है वो आखिरी पॉइंट जो है वो बिल्कुल आ गया है कि इज़राइल हैव राइट टू डिफेंड की बात चल रही है और उसी में आपने अच्छे से बात रख दी जी, कि मैंने वो मुल्क जो जी, मेरे ख्याल से लैग बहुत ज़्यादा हो रहा है। अवैस भाई अगर आपको जी, आवाज़ मैं ये आती है तो कह रहा आप हूँ कि इंशाल्लाह जो मेन कंटिन्यू रखें या कंटेंशन है वो फिर ये है कि बता दें मैं
आप इसको चलाएं, मैं ना दोबारा ज्वाइन करता हूँ इतनी देर में, शायद उससे ठीक हो जाए। चलें ठीक है। Answer my question. That's No, what Let Mark speak. I think we ought to dig into some topics and go a bit slower. I'm happy to discuss all these topics, by the way, but a new topic every 2 seconds is a bit hard to cope with. No, 'cause I'm just challenging you. I think we need to we need to stick with the topic. I'm challenging which the is- misframing. We need to stick to the topic with the reasons why you're here. I think we need to stick that. So go ahead, Mark. Make your Which point. so look, there's about 100 trucks a day going into in aid, going into in food. Not answering the question. Hold on, going into Gaza right now. The issue, sorry, if we're back to the issue of genocidal intent, well, the question is, why are these leaflets being dropped from the sky? Not just that, but phone calls as well. There's been several million text messages, many thousands of phone calls, because they're much more human intensive. There are accounts from Gazans. One of them was the caretaker of an apartment block. He said Israelis were on the phone with him for 2 hours explaining who they were attacking, when, why his people had to get out of the apartment block, and when it was safe to go back. Now, my point is... जी बोलिएगा अवैस भाई, आवाज मेरी आपको सही से पहुंच पा रही है अभी? जी, अभी तो सही आ रही है। अच्छा, लैग है थोड़ा सा, मतलब मैं जब बात मुकम्मल कर लेता हूँ उसके बाद आपको काफी सेकंड के बाद आवाज आ रही है शायद। शायद ये थोड़ा-सा मसला है, लेकिन अब इसको कुछ मेरे ख्याल में नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा, एक इंटरनेट चीज तो मुझे वही है। बताएं कि आप जो है वो जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप ये YouTube पे तो नहीं सुन रहे? नहीं, अच्छा, आप ये मैं यानी आपकी गुफ्तगू जो है अभी बात इस जो है टाइम वो डायरेक्ट सुन रहा हूँ स्ट्रीमयार्ड पे। StreamYard पे इतना ज्यादा लैग आना नहीं चाहिए वैसे। चलें, बहरहाल इंशाल्लाह इसको करते हैं सॉर्ट आउट, और ये वीडियो भी प्ले करते हैं, इसको देखते हैं फिर इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा जहाँ रोकना तो वहाँ बता दीजिएगा। Not that absolutely जी, जी। everything Israel ever does in a war is going to be perfect and that it can be justified. That wouldn't be true for any war in human history. People make errors and people get enthusiastic, and people misidentify, and people do commit crimes as well. But my point is that there are too many things that don't fit in with your simple claim that Israel just wants to kill everybody. And we start off with all the warnings. No, I didn't actually say that. I Well, said that genocide is killing everyone in the territory. no, right? well, like for example, don't they nuke it? you believe in the Armenian genocide, right? You believe that the Ottomans committed Armenian genocide. Is that true? Yeah, sure. Okay. But Can- I don't think we should talk about No, that. for I'm not saying that. 10 But, minutes, no, but, so I'm we'll- saying, no, but I you want know, to show yeah. your maybe inconsistent principles here, because there is no proof of intent for genocide there, yet you believe it's a genocide. Also, the other Armenians towards the east were untouched. So a genocide doesn't mean, even according to your own At perspective. the risk of discussing it, they drove them all into the desert. Yeah, to but starve to death. you're missing the point though. Yeah, but they want to drive the Gazans, and they've been Sure. starving the Guys, Gazans too. let's I'm just stick to the showing, topic yeah, here. but I'm showing the inconsistency because it's related to the points You about know, genocide. You believe in a genocide, but you can't prove intent of a genocide. You know, Gazans are some of the most obese people in the Middle East. You're not listening to what I'm saying. But they don't not being starved. Listen to me. You The- claim the- diminishment no, they're being starved. no, no. They have an obesity problem. No, I'm saying that there's control of the food, the water, and the electricity. That is not an independent entity. That's my point. And yes, they were starved during this campaign. Whether obese or not is a red herring. The point is, you have an entity, the Gaza Strip, that the Israelis have full control over the water, the electricity, and the food, to the degree that they said there can be only this many calories per day, according to academics. So my point here is, how is that now an independent state, and you're framing of that there is, like, you know, a symmetrical war going on. Well, how come? And that's my point. So my point is, how come before 2023, if Israel was so evil, they were providing electricity and water to Gaza? How come? well, yeah, If they're so evil. but they were controlling it. But if they're so evil, why didn't they just cut it off before 2023? Wait, hold on a second. They were providing electricity and why? water to Yeah, Gaza. yeah, but if Gaza had its own, and that just proves my point. So you've actually proved my point, which is Gaza doesn't have control. Gaza, If Israel's providing water, electricity, course, that means of Gaza course. doesn't have control. Gaza. So how can they flourish when they don't have control? Gaza before 2023, of course it didn't have full control of its own territory. I never claimed it did. What I claimed was that there was a route for them to peace, prosperity. For example, Israel was but they're providing... occupied. Hold on. They're Israel, occupied. hold on. They weren't occupied. No, Israel, international law, Gaza is considered an occupied hold on. entity even post 2005. Hold on. Israel... Do you believe in international law? Just
not a new topic. Yeah, but it's not a new Just let topic. me make a You're point. making a Let me make statement my that's point. just Let him make making his things point, up. please. Thanks. As I say, Hamza, it's a new topic every 2 seconds. No, it's related, actually. They are related, but Yes. let's Just make your spend point, a bit of Mark, time in a topic and then go Yeah, on to sure, the sure, next sure, one. sure. Before 2023, Israel was providing electricity, say, to Gaza. Hamas fired rockets at the power station that was providing electricity to Gaza, right? Can anyone explain? I mean, obviously, I can explain that because I understand what Hamas is and what they do. That's why I understand how they fight. I think Israelis understand what Hamas is too, and they understand that's why they're using 10-year-olds and 12-year-olds to run around as spotters. There was an example there recently where just last week, where kids on bikes about age 13 emerged in the middle of an apparent combat zone in Gaza, a very dangerous place that all civilians have been warned repeatedly to get out of. This is the kind of situation in which those hostages got shot by accident because it's lethally dangerous. There's combat, and all of a sudden there's these kids on bikes, and the IDF patrol said, "Get out of here! Get out of here! It's not safe. Get out! Go down the road. Go 10 blocks down the road. It's not safe here." Anyway, the kids went back into some building or whatever, and the next thing the patrol was hit with, I think it was RPG fire, and 2 IDF soldiers were killed in that engagement, and they were killed because they would not kill the reconnaissance guys who were the 3 kids. Right? Now, you may say, and I may say, that that's great that they didn't kill those kids because they just found them. No, they kill kids all the time. Hold on a minute. But those kids were the reconnaissance guys in that situation, so they gave their lives not to kill those kids. Yeah. Now, if that's true, it's an exception because it's not an exception. around 123 children were killed. What about recently? They were just shot in the back. Hold on. What I'm saying is that fighting an enemy like Hamas is unbelievably difficult. No, but you're framing it. Okay, let me explain why this framing is all wrong. Number one, I said I want to justify the point I mentioned earlier. This is international law. According to valid interpretations of international law, Israel is already in an aggressive position because it's an illegal occupier. And by virtue of that, they have no right. The idea I have a right to defend myself is, well, you're already in aggressive stance, right? So therefore, they're in an aggressive posture. So, and from that perspective, legally, they have no right. Now, you could talk about the moral question, that's fine. But legally, they don't have any right to defend themselves because they're an illegal occupier. And you're just framing as it's just Hamas. Notwithstanding Hamas and Islamic Jihad, they're proscribed terrorist groups according to the United Kingdom, there are other factions within the resistance that are legal and they're using the international right according to the Geneva Convention and international law to actually resist an occupying force. They're actually allowed to resist an occupying force. So my point is the way you my universe. So not in your universe. This is international law. Yeah, look. जी अवैस भाई मेरे ख्याल से यहाँ काफी ज्यादा पॉइंट्स जो है ये डिस्कस कर चुके हैं अगर इनको थोड़ा सा जी मैं यही कह रहा था कि इसको थोड़ा सा रोकें ताकि इसको हम एक ओवरव्यू कर लें इसका। आवाज आ रही है मेरी सही करके? जी आवाज ठीक आ रही है आपको आपकी। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली बहस ये चल रही है, मैं मोटा-मोटा उसको एक्सप्लेन करूँगा कि वो ये कह रहा है हमजा ये कह रहा है कि इस्राइल ने जो है वो कैलोरीज़ तक जो बच्चे उसके मतलब खाते हैं, इतनी कैलोरीज़ तक खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। खाने पे नज़र रखी है, बिजली पे कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर हम्फ्री पहले बात कर रहे थे कि जो है हमने उनको छोड़ दिया था, इस्राइल ने उनको छोड़ दिया था अपने हाल पे गज़ा को कि जो वो खुद को तरक्की करें और सारी चीज़ें करें। तो वो उसपे आगे उससे सवाल कर रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं हमज़ा भाई कि तुम ये कैसे कह सकते हो जब बिजली तक, उनकी पानी तक, जो भी चीज़ आती है वो इस्राइल के थ्रू आती है, तो वो खुद से कैसे प्रॉस्पर कर सकते हैं? तो वहाँ पे इसने आगे से एक चूहा छोड़ा है डॉक्टर हम्फ्री ने कि अगर इस्राइल इतना ईवल है, तो वो फिर बिजली और पानी उनको क्यों देता है? वो उनको बंद कर दे। ठीक है? तो इस पे हमज़ा ने कहा है कि ये तो मेरा पॉइंट प्रूव कर रहा है, ठीक है, तू कि मैं ये कह रहा हूँ कि उनका इतना कंट्रोल है कि बिजली और पानी भी इस्राइल से आता है और तू आगे से कह रहा है कि वो इतना मतलब ये अच्छा करते हैं कि उन्होंने इस हद तक कंट्रोल रखा हुआ है। एक तो ये बात होगी, फिर उसने दोबारा उसको ना एक अजीब-सी एग्ज़ाम्पल दी कि 3 बच्चे खेलते हुए जा रहे थे, आगे से जो इस्राइली फौजियों ने उन्हें देखा और उन्होंने जो उनको कुछ नहीं कहा, तो इस हद तक आज़ादी है। मतलब बड़ा एहसान किया कि उनको कुछ नहीं कहा, बच्चे थे, तो वो आगे से कहता है कि जो बच्चों को मारा है वो भी गिनो ना। ठीक है, एक बार छोड़ दिया, हो सकता है वो बंदे ठीक हों, ये मैं अपने पास से कह रहा हूँ कि हो सकता है वो बंदे ठीक हों या मतलब हो सकता है उस दिन उनका बच्चों को मारने का दिल ना कर रहा हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मारे हैं उनकी भी तो बात करो, ठीक है? तो ओवरऑल ये कन्वर्सेशन चल रही है, मैं मोटा-मोटा उसको डिस्क्राइब कर दिया मैंने। बेहतरीन, बेहतरीन, ज़बरदस्त।
I'll tell you what. Yeah, what is it international law? Are you allowed to resist an occupying force? Here's a question. Gaza is not occupied. It is occupied. Now, No. It is occupied according to international law. Even because Israel had control of resources. Gaza is going to be occupied now for decades. Listen, this is rhetoric. Listen, no, it's not rhetoric. It's according to international law, even notwithstanding the fact that the Israeli settlers left, illegal settlers, may I add. Because Israel had control of the population to a degree, electricity, water, and so on and so forth, it's still considered as an occupied force according to international law. So you can't say it's not occupied because it's still considered occupied. This is why there is a resistance movement. This is why there are valid legal factions. Not like there's a resistance movement. Of course there is. It's not just Hamas and Islamic Jihad. There are other factions that are trying to resist the occupier. Gazans' issues since 2005 are all self-inflicted. What Gazans could have done was they could have chosen a different path after 2005. They could have said, well, our brothers in the West Bank can deal with their own lives. We're going to pursue our life here. There's a border, and that's the way. So let's stay occupied, right? Let's just stay occupied. They got rid of the Jews. I don't believe you're Irish, honestly. We need to check Guys, on that, we're going to take a break. Guys, on that, we're just going to take a break. You're still tuned into the conversation, your weekly alternative probe of political events and current affairs around our. जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप यहाँ? नहीं ऐड नहीं करता वो। वैसे वो अभी मतलब ना थोड़ा फनी वे में उसको बोला, कहता कि मैं ये बिलीव नहीं करता। हमजा उसको कहता है कि मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि तुम जो है वो आयरिश हो, मैं समझता हूँ कि तुम यहूदी हो, ठीक है? तो मुझे सही तरह करके बताओ। तो उस पे वो मॉडरेटर बीच में कूद पड़ा है। हाँ, उसने ब्रेक अनाउंस कर दिया। बात चल रही थी जो हम डिस्कस कर रहे थे। वैसे ये चीज देखने में आई है, आयरिश भी बहुत ज्यादा रेसिस्ट हैं। इसमें जो है वो कोई अचंभे की बात नहीं है। तो ये आयरिश है तो रेसिस्ट इसने होना ही है, चाहे ये यहूदी ना भी हो, लेकिन फिर भी बहरहाल। I'm joined by our special guests, Dr. Mark Humphreys from Ireland Israel Alliance, along with Hamza Tzortzis from the Sapient Institute. अच्छा, वैसे आयरिश काफी ज्यादा सर है ना, वो प्रो फिलिस्तीन भी है। जी क्या कह रहे हैं? जी अजमल भाई वेलकम। मैंने कहा काफी ज्यादा ना वो भी हैं, प्रो फिलिस्तीनियन भी हैं। अच्छा, हाँ वो भी बिल्कुल होंगे। जाहिर है कि एक मुल्क में रहने वाले तरह के लोग हो सकते हैं। जी मैंने शेयर कर दिया। अजमल भाई हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, वेलकम अजमल भाई। और बाकी भी अगर कोई साथी अब जुड़ना चाहे, चूंकि ये वीडियो का इख्तिताम बिल्कुल चल रहा है, आखिरी 5-7 मिनट बस इनके कंक्लूसिव रिमार्क्स होंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम वैसे ही लिंक पब्लिक करेंगे। जो भाई आकर फ़लस्तीन के हक में बात करना चाहे ज़रूर करें, और अगर कोई जो है वो समझता है कि उसने इजराइल के हक में बात करनी है, तो ज़रूर हमारे जो हिंदू दोस्त हैं वो आएँ। हम तो चाहेंगे वो आएँ और उनसे आज ज़रूर बात हो, इसलिए लिंक पब्लिक कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई, आप स्टेज पर हैं, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, वेलकम। बड़े अरसे बाद आपके जो है दीदार हुए हमें, काफी अरसे से। जी बस ये यूट्यूब वगैरह जो है वो नोटिफिकेशन या तो भेजता नहीं है, तो हम देख नहीं पाते हैं। आपको अवैस भाई भी सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अवैस भाई। जी आखिरी 8-10 मिनट रहेंगे अजमल भाई, फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है हम इसको जरूर डिस्कस भी करेंगे। अजमल भाई को बैकग्राउंड थोड़ा बता देना, ताकि उनको समझ लग जाए कि बात क्या किस वो एंगल में हो रही है। जी शेयर में थोड़ा सा समझा दें। बता दें उनको। जी अजमल भाई कुछ क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज थोड़ी सी जो है वो अवैस भाई की भी थोड़ी सी लैग कर रही है, आपकी भी। जी मैं कह रहा हूँ कि अवैस भाई सही कह रहे हैं। नोट शेयर में थोड़ा मुझे समझा दे कि क्या डिबेट का क्या है मतलब सी। हाँ जी, ये हमजा भाई से तो आप वैसे वाकफियत रखते होंगे, जो सेपियन इंस्टीट्यूट से हैं इनकी। अच्छा चले, हाँ अवैस भाई आप रख दें बात कोई। मेरे ख्याल से आवाज फिर लैग कर रही है थोड़ी। अच्छा कैरी ऑन करें अवैस भाई, कैरी ऑन करें। जी आवाज लैग कर रही है। अजमल भाई बात ये है कि मैं उसमें कंटिन्यूस बोलूंगा। जी तो अजमल भाई ये डिबेट इस बात पे हो रही है कि
गजा में जेनोसाइड हो रही है या नहीं हो रही, तो हमजा भाई जो है, हमजा ज़ोर्जिस, वो इसको डिफेंड कर रहे हैं कि वो एक्चुअली मतलब कि क्लेम डाल रहे हैं कि गजा में जेनोसाइड हो रही है। उन्होंने एक बुक भी लिखी है और इसके बाद ये डॉक्टर मार्क हेम्फ्री से एक डिबेट कर रहे हैं जिसमें वो इस बात को प्रूव कर रहे हैं। अभी तक जो डिबेट का रिजल्ट जा रहा है वो ये है कि 95% हमजा भाई जीत रहे हैं। और ये मैं बायस्ड होने की वजह से नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल न्यूट्रल कह रहा हूँ, क्योंकि जितने एविडेंस और जितनी आर्ग्यूमेंट उन्होंने पेश किए हैं अपने प्रीमिसेस को बिल्ड करते हुए, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, उसके मुकाबले में कुछ भी ऐसा कन्विंसिंग दूसरी तरफ से नहीं आया। तो ये हमारी ऑडियंस, अगर कोई जिसने सारी ये हमारी स्ट्रीम देखी है, तो उनको ये बात पता होगी कि हमजा भाई इज़ विनिंग विद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। जी, बहुत शुक्रिया अवैस भाई। इंशाल्लाह अभी हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, फिर जो है बात अजमल भाई की भी राय ज़रूर इंशाल्लाह लेंगे। तो ये आखिरी चंद मिनट हैं, 10 मिनट मेरे ख्याल से कंक्लूसिव रहेगी गुफ्तगू। Instead, and to conclude, how do we now see, I'm going to ask you first, Mark, how do we now see the two-state solution and how do we move forward? Okay, I think the two-state solution is dead as a dodo at the moment. I say at the moment, the dodo is not coming back, but dead as a dodo probably for the next couple of decades. It was already in severe trouble in the Second Intifada. I think the Second Intifada really killed off the idea. The idea of a two-state solution is that some border could be agreed, that Israel would exist and some Palestinian state would exist, and that by doing that, by defining borders, there would be less war, not more war. Now, Israelis fundamentally now believe that any such border, no matter what it was, would lead to more war, would lead to horrific war. So let's say some deal was agreed and some Israeli government is stupid enough to sign up to it for some border on the West Bank, and maybe some settlements were kept and some were closed, and there's some border. The problem is most Israelis, I think, would now feel that that would be another Gaza, that then heavy weapons would be brought in, perhaps artillery into the West Bank, rockets would be coming through 24/7, and everybody would be, all the terrorists and jihadists would be gathering in the West Bank for the final destruction, the final war to destroy Israel. It should be Gaza times 10. Gaza was a trial run for the two-state solution. It was a trial run. Gazans could have ignored Israel. They could have lived in peace and prosperity. They could have enjoyed their lives. They rejected that, and Palestinians of the West Bank would probably reject it too. So the two-state solution is dead. What happens now, nobody really knows. I had optimism before, not much optimism, but at least a bit, before 7th of October. I have no optimism now. I had a plan that could be followed, that I believed in, and I think many Israeli people did, or pro-Israeli people. But I don't think we do now. I don't think Israel knows what it's going to do when if, and probably when, later this year, it actually destroys Hamas. It's not going to solve its problems on the northern border and the West Bank. It's going to lead to a whole load of new problems in Gaza, where they're going to be able to stop a new terrorist group taking over, maybe rebrand it. So I don't think Israel has some kind of answer as to what it's doing. What Israel has is it's an absolute shock that Hamas was able to do this attack on the 7th of October. It's absolutely determined that Hamas will now no longer exist, except maybe in a hotel in Qatar. But it will no longer exist in Gaza. And as I think I said earlier, whatever we say, that's really its plan. But I'm afraid I've no hope really to bring. The only hope in this conflict, which I did mention earlier on, is that Palestinians change their ideas about the future and about what they want. But unfortunately, I really see almost no sign of that. And I see almost no sign that their allies, like Hamza, in their allies in the West and around the world, are even interested in getting them to do that. So I'm afraid there's nothing I can say. The problem can be easily solved if Palestinians decide we'll just compromise, we'll lose some of our territory, we'll have some kind of state, we'll live in peace. War with the Jews was a bad idea. We'll put it all behind us, like Germans in the 1950s. But there's no sign of that happening. Maybe it'll happen among the Gazans. That could be the only possible thing. Maybe after the terrible loss of their war, that they'll be like Germans in the 1950s and they won't want to pursue the struggle anymore in 2025 going forward. But that's a tiny little crumb of hope. I'm afraid I've no hope to give you, I think. Hamza? Yeah, so it's interesting that we have othering language, which leads to dehumanization, and dehumanization leads to genocide.
the Palestinians changed the ideas, as if we know all of the ideas of the Muslim, Christian Palestinians, the kind of othering that is happening in your language, and also the subtlety between war against Israel, now war against the Jews, is these subtleties, these kind of propaganda techniques, which are quite, in fact, quite devilish. I know you're an atheist, so don't take it personally because you don't believe in the devil. But the point is, it's a devilish ploy, because it is well known that the Palestinians, Muslims as well in general, have never wanted to fight the Jews. In actual fact, Islam preserved the Jewish community. Philip Mansell's book, Constantinople, has a primary source of a Jewish rabbi that was expelled from Spain because of the Inquisition. He said, come to the land of the Turks, rich are the fruits of the earth, we live in peace and freedom. Amnon Cohen, a Jewish historian, he's got a book called World Within. It's a 2-volume book. He collects 1,000 records of the judicial records, the Sidio records. And he concludes that although the Jews had the freedom to go to the rabbinical courts, the majority of them, or a substantial number of them, wanted to go to the Qadi, the Islamic judge, because they knew justice lived under the Islamic principles. He even goes to the Manushai, and he says women would complain of nafaqah, meaning maintenance from their husband, to the Islamic judge. And I could go on and on and on. Zion Zohar, you could talk about jihad. True jihad is liberation of people. Zion Zohar, another Jewish historian, he talked about the Iberian Peninsula. He says, thus, when the Muslims crossed the Straits of Gibraltar in the Iberian Peninsula, the Jews saw the Muslims as liberators from Christian persecution. And if you look at the treaty of the Prophet Muhammad, upon him be peace himself, he had a treaty with the Jews, with the Jewish tribes, and he said they should not be harmed, and they act as one body. This is unprecedented in history. We're not fighting the Jews, we're fighting Zionism. Our job is to take care of all human beings, to give them dignity, and that's extremely important. And I don't like this othering language about the Palestinians and the ideas. Have you got a survey that knows about the ideas of all of the Palestinians? Yes. No, you don't. All of the Palestinians, really? Surveys don't even have those type of numbers. This is ridiculous. But the point I want to say is this: if you want peace, then don't have apartheid. You can never have. Haven't we learned from South Africa? South Africa had to dismantle the apartheid state in order for peace to exist. You cannot have peace with injustice. You cannot have harmony with injustice. You cannot have peace with apartheid. There are at least 65 laws documented that discriminate against Arab Israelis and Palestinians. It is an apartheid system, well established with by many NGOs like Human Rights Watch, Amnesty International, and others of ideological bent. And also there is a database, Adala database, that looks at all of these laws and shows how they are discriminatory. So remove the apartheid system. Number 2, stop illegally occupying someone else's land. Stop growing the settlements. For example, the academic Glenn E. Robinson, in The Death of the Two-State Solution, Israel, the Palestinians, and the Arab World in the Age of Netanyahu, says the following: the most important reason for the defeat of the Palestinian national state building project has been Israel's settlements in the West Bank and East Jerusalem, which have been strongly promoted by Netanyahu since 2009. The preclusion of any serious future withdrawal from the West Bank was the reason why the Likud party put the settlement project on steroids after its 1977 election victory. The Likud's settlement drive was designed to keep the West Bank under permanent Israeli control and had both political and strategic dimensions. The Israelis, the government, never wanted peace, and it's clear from their actions. Also, with regard to the two-state solutions, none of the two-state solutions were truly two-state solutions. It was always a subjugated Palestinian people, always. As Edward Said famously said, that it was an instrument of Palestinian surrender, a Palestinian Versailles. The Palestinians have in effect discounted the unilateral and international acknowledged claim to the West Bank and Gaza. And this, he was referring to the famous Oslo Accords that was basically, famously, they thought this was a great achievement from the Israelis, but in actual fact, it was just further subjugating the Palestinian people, and they had to basically surrender most of their land that belonged to them. So the point here is, if you want peace, you want justice, don't have apartheid. It has to be dismantled, the system. If you want peace, if you want justice, stop killing innocent Palestinians, Muslims and Christians, as we said. And you didn't answer this, you didn't condemn this either, which is quite telling. The 5 equivalent of October the 7th that happened before October the 7th, from 2008 to 2020. Also, what you need to have is the non-genocidal approach to this issue. Because again, you didn't answer any of my questions concerning the statements. You called it rhetoric. Really, if any politician, Western politician in the world, made these statements, they would not be described as rhetoric. In actual fact, I would say, how dare you even call them rhetoric? It's a shame that you do that. Also, the actions on the ground, with 50% of the aerial bombs being dumb bombs, according to US intelligence agencies. And even Biden, Genocide Joe, he said that basically it's indiscriminate killing, the ally of Israel. So the point is, very, very quickly, Karen Armstrong says something very interesting. She's a popular historian. She says the Muslims create a system of governance where Muslims, Jews, and Christians live peacefully for the first time. If you look at this from a historical perspective, there's actually no other time in history where Jews, Christians, and Muslims live peacefully
other than under the Islamic civilization? That's another topic, but it's something for you to think about, something for us to explore, what kind of values were in place, what kind of system was in place in order for that to happen, because under secularism, under Zionism, under all of these isms, they have actually failed the Palestinians and they have failed the Jewish people as well. And the Jewish people and the Palestinians and the Christians and others, they flourished because of an alternative worldview. And that's something we should explore. We should judge things on their merit, are the fruits, we should know them, and peace and justice lived under the Islamic rule in that period. Now, what can we derive? How can we make that contemporary and apply it in our context? As another discussion for another debate, but it's something that I want to plant in your heart and mind in order for you to explore further, because Zionism is a failed project. What we see today is actually the destruction of Zionism. The apartheid regime is going to be annihilated in our lifetime, just like South Africa. It happened in South Africa. And we know you can't have peace and justice with apartheid. 65 laws that discriminate against Arabs, Israelis, and Palestinians, something that you didn't even talk about either. That's why I think I was justified to say in the beginning, you're either racist or ignorant. And on that, I want to thank both you gentlemen for coming in today. Mark, Hamza, thank you. And I think there's a lot for us. जी अवैस भाई, मैंने असल में इसको दरमियान में रोका नहीं, मैंने कहा अब चल रहा है तो अब चलती रहे ताकि बात पूरी हो जाए और फिर हम जो है वो इसको लेके आए। जी आप नहीं, स्टेज अच्छा पे किया अवैस आपने। भाई। मेरे तो नारा मारने का दिल कर रहा है। मैंने कहा मेरे तो नारा मारने का दिल कर रहा है। तकबीर, अल्लाह अकबर, तकबीर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अकबर, तकबीर, अल्लाह अल्लाह अकबर। अकबर। हाँ, मतलब एक यकीन करें कि ए टू जेड बहुत ही बेहतरीन किस्म की डिबेट और बहुत ही बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन। आपने देखा है कि एंड में भी ना हमजा भाई ने 2 से 3 बुक का हवाला दिया है, ठीक है? जबकि दूसरी तरफ से एक भी रेफरेंस नहीं आया, पूरी डिबेट में एक भी रेफरेंस नहीं आया, ठीक है? दैट इज़ टेलिंग समथिंग। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एकेडमिक डिबेट में रेफरेंसेस नहीं आएँगे, साइटेशंस नहीं आएँगी, तो फिर वो एकेडमिक तो ना हुई ना। जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है, वो जीत जाएगा। ओवरवेलमिंग क्या उसको बोलते हैं, डोमिनेशन के साथ। खैर, ये तो हाँ, एक बात आर्गुमेंट्स होगी। के साथ। दूसरी बात ये है कि जो उसने लास्ट में भी प्रेज़ेंटेशन दी है हाँ, लास्ट में भी जो उसने प्रेज़ेंटेशन दी है मार्क हम्फ्री ने, उसमें भी उसने वही अपील किया है, इमोशंस को अपील किया है, उसने अपना एक सब्जेक्टिव एनालिसिस देने की कोशिश की है कि फिर एंड में ये भी कहा अच्छा, ना वो उसने सॉल्यूशन दिया है और ऊपर से वो हमदर्द भी बन रहा है। कहता है जी मैं तो गज़ा के लोगों का बड़ा हमदर्द था, मैं तो चाहता था कि ये हो जाए इनके दरमियान सुलह हो जाए और ये हो जाए, वो हो जाए। फिर कहता है लेकिन अब जो 7 अक्टूबर के बाद जो हालात पैदा हो गए हैं, अब ये नामुमकिन हो गया है। ठीक है? मतलब खुद ही इसको डिसमिस भी कर रहा है। तो ये जो है ये चीज़ें जो है वो फिर डिबेट को किल कर देती हैं। ठीक है? उसका जो पॉइंट था उसको उसने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के खत्म कर दिया। तो उसके जवाब में जो हमज़ा ने कहा है कि 65 अपार्थाइड लॉज़ ठीक है? साउथ अफ्रीका में जो था वो एक था कालों और गोरों का। इसराइल में 65 हैं। तो ये जब तक खत्म नहीं होंगे तो तुम कैसे कह सकते हो कि अमन होगा? टू स्टेट सॉल्यूशन तो ओस्लो अकॉर्ड्स में जो बात हुई थी वो उसकी खुद इसराइल ने मतलब इतनी बार खिलाफवर्ज़ी की है कि अब उसके बाद वो बात करना टू स्टेट वाली बात करना, ये फ़लस्तीन से ज़्यादा इसराइल के अपनी नैरेटिव के अगेंस्ट है। वो खुद जिस तरह सोचते हैं उसके अगेंस्ट से आ रहा है। तो ओवरऑल तो मैं ये टेक अवे लूँगा इस डिबेट से मैं ज़ाती तौर पे ये लूँगा कि जब आप ज़ायनिस्ट्स के साथ डिबेट करो तो ये उम्मीद ना रखो कि उससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा। हाँ, ये उम्मीद उससे हो सकती है, ये टेक अवे हो सकता है हमारे लिए कि हम दुनिया को ये दिखाएँ कि इनकी हिपोक्रेसी कितनी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा मौक़िफ़ मानेंगे और हमें इनसे कोई फ़ायदा होगा, ये हमारे साथ टेबल पे बैठने को, इकट्ठे रहने को राज़ी होंगे। नहीं, नहीं, नहीं। बस ये है कि दुनिया को दिखे कि तुम लोग अगर इनका साथ दे रहे हो तो तुम जेनोसाइड इनेबलर हो। ठीक है? तो मैं तो इससे हुँ। ये डिबेट से मतलब ये है। बाकी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म की हमज़ा भाई की तैयारी थी और उन्होंने बुक लिखी है इस पे ऑब्वियसली अब वो ज़ाहिर बात है ये दूसरा बंदा तो सुबह मुँह धो के आ गया बस डिबेट पे। तो ये इस तरह तो नहीं होता। ख़ैर अब आप अपनी राय दें और अजमल भाई से पूछते हैं जी कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अच्छा, हाँ जी, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने जो है इसका खुलासा किया है। जो आपके पॉइंट्स थे सीधा-सीधा वो आपने रख दिए।
मुझे जो है इनकी पहले तो ओपनिंग स्टेटमेंट से भी मैं बहुत ज़्यादा नाइतफाकी थी मेरी उनसे, यानी दोनों की जो ओपनिंग स्टेटमेंट्स थी उनमें भी बहुत ज़्यादा मुगालता पाया जाता था। यानी गुफ्तगू का जब आगाज़ हुआ तो जो हमारे हमज़ा भाई हैं, मेरे ख्याल से इको आ रही है मुझे किसी। अवैस भाई शायद आपकी तरफ से, मैं थोड़ा आपको 1 मिनट के लिए म्यूट कर दूँगा, फिर इंशाल्लाह जब बात रखना चाहें तो आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, जी, मैं म्यूट तो कर देता हूँ। स्टार्ट जी, जी, सर। तो स्टार्ट इनका जो हुआ है वो इसी चीज़ से हुआ है कि देखें गुफ्तगू जब भी 2 फ़रीक़ैन के दरमियान होती है तो टॉपिक को बड़ा जो कंसीडर करना है वो बहुत अहम होता है। अब ये पूरी की पूरी गुफ्तगू जो थी वो थी ही इसी मौज़ू से मुतालिक कि जो करंट सूरत-ए-हाल है हमारी इस टाइम गाज़ा और सॉरी फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान, तो इसी के ऊपर ही बेसिकली सारी बात चल रही थी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि कुछ चीज़ों को, कुछ डेफ़िनेशंस को सेट कर लिया जाए गुफ्तगू के आगाज़ में, ताकि उन्हीं के ऊपर बात की जा सके। तो हमज़ा भाई ने स्टार्ट बड़ा अच्छे से लिया। उन्होंने जो है मेरे ख़्याल से अजमल भाई लीव कर गए। अजमल भाई जॉइन करना चाहे तो दोबारा आ जाइएगा। आपका मेरे ख़्याल से शायद नेट जो है वो थोड़ा-सा डिस्टेबल हो रहा है। तो हमज़ा भाई ने बड़े अच्छे से अपना नैरेटिव रखा, जेनोसाइड को बयान किया और उसके बाद गुफ्तगू चलाई। उसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दिखाई, बात को लेके चले और उसके साथ-साथ जो है फिर ये इसने आके अपनी बात रखी। अब जब कंक्लूसिव रिमार्क दे रहे थे, जिस टाइम पे गुफ्तगू को इख्तिताम कर रहे थे, मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने फिर दोबारा वही बात की कि मैं पहले बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था इस हवाले से कि गुफ्तगू जो है ये किसी नतीजे पे पहुँचेगी। लेकिन चूँकि हमास जो है वो इस जंग को हल करना चाह ही नहीं रहे, ये हमास की ही सारी गलती है, वो नहीं चाह रहे, वो आ ही नहीं रहे, वो सुलह की टेबल पे नहीं आ रहे, इसलिए जो है ये सुलह नहीं हो पा रही और ये जंग मुसलसल चल रही है। यानी उन्होंने सारी की सारी जो ब्लेम गेम जो है वो हमास पे डाल दी, फ़लस्तीन पे डाल दी। फिर हमज़ा भाई ने जो अपने आखिरी पॉइंट्स रखे हैं वो बहुत शानदार हैं, उनको मैं ज़रूर जो है बयान करना चाहूँगा। उन्होंने सबसे पहली जो मज़ेदार बात की, वो इन्होंने यही बात की कि तुमने का सारा ब्लेम जो है वो मुसलमानों के ऊपर डाला, यानी कि इसमें रेसिज़्म ख़ास तौर पे नज़र आ रहा था कि मुसलमानों पे डाला। हालाँकि अगर तुम तारीख़ उठाकर देखो, हमज़ा भाई की मैं यानी कि बातों का मफ़हूम बता रहा हूँ। तारीख़ उठाओ तो तुम देखोगे कि जो ज्यूज़ थे वो मुसलमान कादी के नीचे रहना पसंद करते थे। वो कहते थे हमें इंसाफ़ चाहिए किसी मुसलमान जज से। और इसी तरह से जो उनकी ख़वातीन थीं, उनको पसंद था ये जो मुस्लिम नफ़क़ा का सिस्टम होता है, जिसके अंदर मर्द के ज़िम्मे कुछ असूल और कवानीन होते हैं कि उसने अपने घर की ज़िम्मेदारी और अमूर ख़ानदारी को उठाना होता है। तो आज भी वेस्ट के अंदर अगर आप जाके किसी औरत से पूछें ना, जो यहाँ पर औरतें कमा-कमा कर ज़लील हुई हुई हैं और इक्वल राइट्स की बात तो करती थीं, लेकिन आज तंग हुई हुई हैं, वो भी इस्लामिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा इस्लाम कबूल करने की रीज़न ही यही है, वो इस जो है आज़ादी ख़याल से घूम फिर कर सारी आ चुकी हैं। ख़ैर ये बात किसी और तरफ चली जाएगी। उसके बाद फिर हमज़ा भाई ने एक और बड़ा अच्छा नुक्ता रखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर उन्होंने भी पीस ट्रीटीज़ की हुई थी ज्यूज़ के साथ। तो मुसलमानों की तो एक तारीख़ रही है कि वो ज्यूज़ के साथ बड़े अच्छे से रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं है, ये जो गेम आप पूरी बना रहे हैं, यानी उसके इस क्लेम को डिबंक किया जिसमें वो इस्लाम के आंसर को बार-बार लेकर आ रहा था। ये इस्लाम का तो मसला ही नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के साथ ज्यूज़ ने हमेशा रहना पसंद किया है। तो अब मसला ये है कि आप लोगों को अपनी जो है वो नॉन जेनोसाइडल अप्रोच रखनी पड़ेगी फ़लस्तीन की तरफ। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि फ़लस्तीन जो है वो मसला हल नहीं करना चाह रहा और आप 2 स्टेट्स की तरफ भी जाते हैं, तो ये भी कोई खातिर ख़्वाह जो है इसका रिज़ल्ट नहीं होगा। ये एक बात थी। मैं अब अजमल भाई को मौका दूँगा कि वो अपनी बात ज़रूर रखें। जी, अजमल भाई आप अपना मौजूद हैं आप जी, हमारे साथ? अजमल भाई, जी, जी, जी। जी, वैसे तो अनम्यूट कर लें। जी। जी, वैसे तो मुझे इस डिबेट को मुकम्मल तौर से देखना पड़ेगा। बहरहाल इस बात पे आए हम कि ज्यूज़ और मुसलमान के बीच में क्या रहा है, तो ये तो पहले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करते वक़्त कर रहे थे। जब वो मदीना पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे कवानीन और इक्वल राइट्स ज्यूज़ और मुसलमानों के बीच में उन्होंने रखे, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो और जो मामला जो है वो यहाँ-वहाँ ना हो पाए। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने ऐसा महसूस किया कि डॉक्टर मार्क जो है वो मुझे ज़ायनिस्ट की मुझे उनसे बू आ रही है और आप लाख इन लोगों को नहीं समझा सकते, क्योंकि आप पूरी दुनिया में देखो ऐसा इनकलाब आया है कि सब लोग जो है
वो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में, और इज़राइल जो है भले ही उन्होंने फ़िलिस्तीन और उनका इल्लीगल ऑक्यूपेशन लैंड को कर दिया है, मगर फिर भी आज हम देखें तो लोग जो सपोर्ट में फ़िलिस्तीन के ही हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इनको नहीं समझा सकते, ये समझने वाले नहीं, क्योंकि ये जब इस्लाम पे उँगली उठाते हैं और जब हम इनके स्क्रिप्चर्स खोलते हैं, तो इनके स्क्रिप्चर्स में ही नॉन ज्यूज़ के बारे में लिखा वो हम सबको पता है। बस मेरा इतना ही है। जी, बहुत शुक्रिया अजमल भाई अपनी बात ऐड करने का, और मेरे ख़्याल से जो है बड़ा अच्छे से इस पूरी डिबेट को ओवरऑल जो है हमने कंक्लूड भी कर दिया। अब मैं आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूँगा अवैस भाई की तरफ से, और अगर कोई दोस्त हमारे साथ मीनवाइल जुड़ना चाहें और जो है पोजीशन को डिफेंड करना चाहें इज़राइल की, तो ज़रूर आके करें, हमें खुशी होगी। अवैस भाई आप अपने कंक्लूसिव रिमार्क्स रखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर अदरवाइज़ हम डिबेट को एंड करेंगे। जी, अवैस भाई म्यूट हैं आप। जी, जी, मैंने अनम्यूट कर लिया खुद को। बहुत शुक्रिया मलिक भाई, बहुत शुक्रिया अजमल भाई। अजमल भाई की बात को कंटिन्यू करूँगा कि जो इनके स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है वो जैसे हमज़ा भाई ने भी उसमें डिबेट में बात की कि फर्स्ट सैमुअल 3 का जो ड्यूटरोनमी की जो वर्सेस हैं, ठीक है? एमलेक्स के बारे में, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तलमूद में आ जाए, वो हमें ये बताती है कि ऑर्थोडॉक्स जो ज्यू है, वो मुसलमानों के अगेंस्ट खाली नहीं, वो सब जो नॉन जेंटाइल्स हैं, नॉन जेंटाइल्स सॉरी जेंटाइल्स जो हैं, ये नॉन ज्यूज़ जो होते हैं, उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल उनकी एक ट्रेडिशन है। तो वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ ये बात भी मैं साथ रखना चाहता हूँ कि ज़ायनिस्ट जो है ना, वो ज़्यादा एथियस्ट हैं। वो ज्यूज़ बाय बर्थ हैं, मतलब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, लेकिन वो ज़्यादा सेकुलर बंदे हैं, वो मज़हब में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। ऑर्थोडॉक्स जो ज्यू है, वो इस बात के खिलाफ है कि हमने दज्जाल यानी जो वो अपने वो मसाया बोलते हैं, जो उनका मसाया है, उसके दुनिया पे आने से पहले वो फ़लस्तीन में कदम रखने को जुल्म समझते हैं। ऑर्थोडॉक्स ज्यू ये समझता है, ठीक है? भले ही उनकी ट्रेडिशन उसके बारे में क्या कह रही हो, अब आके ये लोग बदलना शुरू हो गए, लेकिन इनकी जो ज़ायनिज़्म की के मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको खोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अजमल भाई की बात हुई, फिर मैंने कहा कि शायद इस लोगों को गलतफ़हमी लगे, तो मैं इसको थोड़ा-सा अनपैक कर रहा हूँ कि ज़ायनिज़्म जो है वो ज़्यादातर एथीइज़्म की पैदावार है। थियोडोर हेर्ज़ल जो इनका वो बानी था ज़ायनिज़्म का, ठीक है? वो अच्छा ज्यूश जो रिलीजन है ये बाय रेस नहीं होता। आई मीन इनकी एक रेस है और एक इनका रिलीजन है। इसलिए जब ये एंटी सेमिटिज्म करते हैं तो उसमें अंडरटोन होती है रेसिज्म की। रेसिज्म की अंडरटोन का मतलब ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जो भी है ना, बेशक वो जिस मर्ज़ी मज़हब का है, वो क्रिश्चियन है, वो अपने आप को ज्यू क्लेम करेगा। वो कहेगा कि मैं एक ख़ास नस्ल से हूँ, ठीक है? तो जब हिटलर ने जो बोला था द ज्यूइश प्रॉब्लम, ठीक है? और इन लोगों को नस्ल-कुशी जेनोसाइड स्टार्ट की थी, वो इसी बेसिकली की थी। वो ये समझता था कि ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है, ठीक है? प्योर खाली एरियंस हैं। तो इसलिए वो ज्यूज़ को मार रहा था बेसिकली, क्योंकि ये इनका रेशियल जो बैकग्राउंड है, वो उससे नफ़रत करता था। तो हमें ये थोड़ी डिस्टिंक्शन बनानी होगी कि ज़ायनिज़्म इज़ ज्यू बाय रेस, मतलब नस्ल के लिहाज से वो ज्यू हैं, लेकिन उनका रिलिजन जो है वो एथीज़्म है, ठीक है? तो ओवरऑल डिबेट बहुत ही अच्छी थी। मैं उसपे कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे चुका हूँ। बाकी आप भाइयों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैंने ट्विटर पे पोस्ट लगाई थी कि कोई पजीत या कोई ज़ायनिस्ट या कोई इनसे हमदर्दी रखने वाला अगर आके हमारे व्यूज़ को या हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको डिबंक करने की कोशिश करना चाहता है या उसको कंटेस्ट करने की कोशिश करना चाहता है तो आए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, तो आई थिंक हम इसको वैसे उसके लिए उन्होंने उनके
लिए हमने पक्की रखी हुई थी, मलिक भाई को पता है, हमने एक वीडियो रखी है बड़ी स्पेशल किस्म की, पजीत के लिए स्पेशली। वो पजीत अच्छा पजीत मेरी ये भी बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि उनके साथ मतलब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हिंदू, लेकिन पजीत वो हिंदू है जो इस्लाम से नफ़रत करता है बगैर इस्लाम को जाने हुए, ठीक है? उस नफ़रत में वो कहीं भी चला जाता है, ठीक है? वो किसी का भी साथ देगा। वालेकुम अस्सलाम जी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक भाई कोई आए हैं? ठीक है, तो उनको वालेकुम अस्सलाम। तो पजीत जो जी, है ये लबैक भाई एक हमारे बड़े सोच प्यारे का भाई नाम हैं। है, ठीक है? ये सोच वो है कि जो एंटी इस्लाम है। जी, जी। जी, भाई को खुशामदीद। थोड़ा-सा लेट हो गए हैं लेकिन चलें, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग तो होगी यूट्यूब पे तो देख सकते हैं। तो ये कोई ये गलतफ़हमी ना लें कि सारे हिंदुओं से को हम मतलब एक ही कंबल उनके ऊपर डाल रहे हैं, ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे रहे। पजीत इज़ अ सोच, ठीक है? जो भी मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, ठीक है? उसकी तौहीन करेगा वो पजीत है। तो अ इसलिए मैंने कोशिश की थी कि वो आएँ और हमसे थोड़ा-सा अपने विचारों का इज़हार करें, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर। क्या कहते हैं भाई सारे? जी, जी। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं आप। यहीं पे इंशाल्लाह इसको रैप अप करते हैं और मैं थोड़ा-सा पजीत की मज़ीद एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। जैसे ज्यूज़ के अंदर हम कहते हैं कि ज़ायनिस्ट हैं, क्रिश्चियन में भी ज़ायनिस्ट हैं, इस तरह से हिंदुओं में भी ज़ायनिस्ट हैं और वो जो हिंदुओं में ज़ायनिस्ट हैं, उनको हम बाजीत कहते हैं, ठीक है? वो आप उन्हें ये समझ लें कि ये ऐसी कौम है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है? जे जहाँ जाके बैठती है तो जे पी अफ़वाम के नारे शुरू हो जाते हैं इनके और वो चाहते हैं कि हर बंदा ये नारे लगाए, जो ना लगाए उसकी जो है हत्या भी कर दी जाती है। तो इसलिए मतलब हमारा बाकी हिंदुओं से इख्तिलाफ नहीं है क्योंकि जिस तरह से अवैस भाई ने कहा हिंदू जो है सारे वो एक जैसे नहीं हैं, उन सारों को एक तराजू में रख के नहीं तोला जाता। लेकिन वो लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और वो चाहते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी को माना जाए और वो ज़बरदस्ती इम्पोज़ करते हैं दूसरों के ऊपर, ये हम सिर्फ़ उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए इसे ऑन अ लाइटर नोट ही रखिएगा। मैं अपने तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे साथ जुड़ते रहे गाए-बगाए और मैं अपने दोस्त अवैस भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें यार ये टाइम दिया, वक़्त दिया। यार ये गाय आपकी ये गाय आवाज़ का नाम आपने क्यों लिया अवैस पजीत का ज़िक्र करते हुए? आपकी आवाज़ कट रही है क्योंकि हमें गाय के जो है बीफ कबाब, टिक्का, मटन, बोटी, पाए सब कुछ मैंने पसंद कहा है। कि जी, जी, मैं बता चुका हूँ, आपको शायद आवाज़ थोड़ी देर से आ रही अच्छा है मेरी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये सारी चीज़ें अच्छा पसंद हैं, नहीं आपने कहा तो ना उसका इसलिए हम गाहे-बगाए जी, 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 जो जी, लैग अल्फ़ाज़ हैं हो रहा है। वो इस्तेमाल करते रहेंगे। हाँ जी, आवाज़ थोड़ी लैग कर रही है। तो इसके साथ ही जनाब हम अपने तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। ज़रूर लबैक भाई ज़रूर, लिंक आपके लिए गिवन है, आप आएँ, अपनी राय का इज़हार करें और हमें बड़ी खुशी होगी आप तशरीफ़ लाएँ ज़रूर। और फिर इंशाल्लाह जो है हम इजाज़त चाहेंगे, हम लबैक भाई को लेते हैं। लबैक भाई लिंक जो है वो कमेंट के अंदर हमने उसको पिन किया हुआ है, आप उसको लिंक पर चढ़ें और ऊपर आ जाएँ जल्दी से। तो ये तो साथ हॉर्न की आवाज़ आई है। जी लबैक भाई, खुशामदीद। हज़ूर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी हजरत, आपने कैसे इतना अच्छा स्ट्रीम का टॉपिक रखा और माजरत चाहता हूँ, मुझे अभी इसकी खबर हुई और मैं जैसे ही देखा थंबनेल वैसे ही जो है दौड़ा दौड़ा आपके स्ट्रीम में चला आया। आपने जबरदस्त टॉपिक चुना है और अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इस चीज़ का अंदेशा है कि कोई भी ऐसा जो गैर मुस्लिम है और जो काफ़िर है, जो एक अल्लाह के होने का इनकार करता है, वो कभी भी लिंक जॉइन करके अपनी बात नहीं रख पाएगा और नहीं रखने की कोशिश करेगा। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, लबैक भाई आपने डिबेट जो है ये सुनी होगी या आपको इसकी खबर है? बड़ी ज़बरदस्त डिबेट थी ये अगर आप अगर तो आप सुन चुके हैं फिर तो ज़बरदस्त है, अगर नहीं सुन सके या आपने पहले आपकी नज़र से ये नहीं गुज़री तो आप ज़रूर इसको जो है एक बार सुनिएगा। ये हम हमज़ा की जो सेपियंस इंस्टीट्यूट वाले हैं उनकी डिबेट हुई है।
तो इसमें बेसिकली जो मुद्दा था वो यही फ़लस्तीन और जो है इज़राइल को लेकर था। जी। जी। नहीं डिबेट का ये क्या था? फ़लस्तीनी किन से डिबेट हुआ था? ये जो है बेसिकली डिबेट हुई है, हमज़ा ज़ोरिस भाई हैं एक शायद आपने उनकी सुनी हो, सेपियंस इंस्टीट्यूट रन करते हैं। जी। जी, उनकी डिबेट थी। ये एक डॉक्टर जो है एम हैम्फर पता नहीं क्या इनका एक अजीब-सा नाम था कि जो है उनके साथ डिबेट थी। उस वो जो है अपने आप को हिस्ट्री दान कहते हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं वो बेसिकली, डॉक्टर एम जो हैं। तो वो बेसिकली यानी कि इज़राइल का केस लड़ रहे थे डॉक्टर और आकर वो डॉक्टर मार्क डॉक्टर मार्क ठीक, मार्क बहुत हम्फ्री शुक्रिया। मार्क हम्फ्री हाँ, मार्क हम्फ्री। जी, तो मार्क हम्फ्री साहब जो थे वो केस लड़ रहे थे बेसिकली इज़राइल का कि इज़राइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, ठीक है? जबकि हमज़ा ज़ोरटिस जो है वो यही क्लेम कर रहे थे कि एक ओप्रेसर या एक ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी किसी दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक किया हुआ हो, तो उसका ये राइट ही नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, क्योंकि वो उस पोज़ीशन में ही नहीं होता ना। जो डिफेंस होता है वो तो बेसिकली आप तब करते हो जब आपके ऊपर कोई अटैक करता है, तो आप अपने डिफेंस में आते हो ना। ऐसा तो नहीं होता है कि ऐसा आदमी जो किसी दूसरे के घर में चढ़ दौड़े और वहां जाकर कहे कि मेरा राइट है कि मैं अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकूं। तो ये वही काम जो है इजराइल ने किया हुआ फलस्तीन के साथ। इसी बात के ऊपर ही बेसिकली चर्चा थी सारी। तो बड़ी अच्छी मतलब गुफ्तगू रही है। हमजा साहब ने बड़े अच्छे दलाइल दिए, कुछ सर्वेज पेश किए और कुछ जो है वो जेनोसाइड जो एक्सपर्ट्स थे उनकी राय पेश की। लेकिन हुआ ऐसा कि जो दूसरी पार्टी थी वो उनके उसके आर्गुमेंट बहुत वीक रहे, क्योंकि ना उन्होंने कोई एविडेंस पेश किया अपनी बात को, ना किसी जो है आप कहें कि सॉलिड उसके आर्गुमेंट्स थे। बस वो ऐसे ही मम्बलिंग जम्बलिंग करता रहा पूरी गुफ्तगू के दौरान, और जो है कोई कोई जिसे कहते हैं ना वैलिड फाउंडेशन वो नहीं बना सका। बस ऐसे ही इधर-उधर की बातें चलती रही। तो बड़ी अच्छी मतलब कि गुफ्तगू थी। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर सुनिएगा ऐसा। जी। जी, जी, ज़रूर। देखिए दरअसल जब भी इस मौज़ू पे डिबेट होगा तो हक और बातिल जो है 2 चीज़ साफ वाज़ेह हो जाएगा। और जितने भी लोग चाहे वो इस्लामोफ़ोब हों या मुसलमानों से नफ़रत करते हों, वो हमेशा जो है इज़राइल को डिफेंड करने के लिए आते हैं और उनके पास कोई भी ऐसा ख़ास मौक़िफ़ नहीं रहता है या कोई दलाइल और सबूत नहीं रहता है जिससे वो जो है इज़राइल को इज़राइल और इज़राइल के जो ज़ालिम लोग हैं उनको डिफेंड कर पाएँ। और एक बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि मुआशरे के अंदर इस चीज़ को दिखाया गया है कि ज़ुल्म करने वाला ज़ालिम ही अपने आप को मज़लूम बता रहा है। ये बहुत ही अफ़सोस की बात है। और जब दुनिया के अंदर जो है बुराई बढ़ जाएगी, तो इस तरह से ही ज़ालिम अपने आप को मज़लूम होने का दावा करेगा और वो ज़ुल्म करता रहेगा। जिसका एक ताज़ा जो उदाहरण है, एग्ज़ाम्पल है, वो हमारे सामने इज़राइल है। और सारी दुनिया देख जी। रही है। और देखिए इंसान का खुद का जो मेयार है कितना निचली हिस्से तक गिर चुका है कि वो मज़लूम की वकालत करने के और हमदर्दी भरने के बजाय ज़ालिम को ही मज़लूम बता रहे हैं। क्या सारी दुनिया ने इस चीज़ को नहीं देखा कि किस तरीके से मासूम और मासूम बच्चों पे, बूढ़े, बीमार और औरतों पे जो है फास्फोरस के अटैक किए गए। उनको उनकी ताज़ी हवाओं में जो है ज़हर घोल दिया गया। किस तरीके से जो है उनके पानी को, खाने को और हर तमाम ज़राए को जो है बंद कर दिया गया। उसके बाद भी किस तरह के इस्लाम से और मुसलमानों से नफ़रत करने वाले लोग हैं कि आज के वक़्त में भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आके ज़ालिमों को ही मज़लूम बता रहे हैं। बहुत ही अफ़सोस की बात है, मलिक भाई। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने जो है इस पूरी की पूरी बात को वो कहते हैं कि आपने कोज़े में समो दिया। बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेनेशन दी इसकी कि जो इस टाइम वार की सूरत-ए-हाल चल रही है, वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमें फिर भी इज़राइली कैंप के अंदर
जो है पूरी दुनिया जाते हुए नज़र आ रही है, बहुत सी वजूहात की बुनियाद पर। हम जानते हैं कि दुनिया के जो बहुत ही तरक्कियाती इदारे हैं, जिनमें बैंक्स, यानी किसी भी मुल्क की आप इकोनॉमी को उसके बैंक की जो एसेट्स हैं, वहाँ से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं या उनकी इंडस्ट्री से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि तमाम बड़े-बड़े बैंक्स और जितनी भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड जो काम कर रही हैं, वो तमाम ज़ायनिस्ट के अंडर हैं। तो ऑब्वियसली एक ये जो है पावर गेन के साथ-साथ इकोनॉमिकल गेन की भी गेम है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ममालिक अपने मफ़ाद को मद्देनज़र रखते हुए इसराइल की तरफ अपना झुकाव ज़ाहिर करते हैं। इसमें तो ऑब्वियसली हमें जो है कोई इनकार इसमें नहीं है। तो ये भी एक वजह है। और दूसरा जो है उसके अलावा ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ तरीके से इस प्रोपेगेंडे को जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। हमारे साथ हमें जॉइन किया है सलमान भाई ने। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपका हम स्वागत करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई। जी सलमान भाई, आप हमें सुन रहे थे कब से इंस्टाग्राम के ऊपर। उम्मीद है आपने डिबेट पूरी सुनी होगी। तो आप अगर अपनी उसके ऊपर राय पेश करना चाहें और कोई बात रखना चाहें तो ज़रूर। नहीं, द जो फ्लोर इज़ भाई ऑल ने जो योर्स। आर्गुमेंट्स रखे थे उसके अगेंस्ट, जैसे कि उन्होंने एक दफा में इन बिटवीन कहा था वो बच्चों का कत्ल करना, वो वहां पर ही हुँ, डिबेट जो स्टार्टिंग में जब डिबेट स्टार्ट हुई थी उस समय ही उसका जैसे कि पॉइंट ऑफ व्यू वहां से ही उसका आर्गुमेंट जितना भी था वो वीक होता चला गया एंड डिबेट तक, मतलब उसको नंगा कर दिया गया है उस डिबेट में मैक्सिमम। और मैंने भाई के बहुत सारी स्ट्रीम्स पहले सुनी है उनकी, उनका हमज़ा नाम भाई। हाँ हमजा भाई की, लेकिन वो इतना एग्रेसिव नहीं है दूसरे स्ट्रीम में। इस बार पता नहीं हुँ, बहुत ही मतलब मारे जा रहे थे उसको। और मुझे ये नहीं लगता इन लोगों को दिखता क्यों नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग क्या मुंह लेकर आते हैं डिफेंड करने के लिए इसराइल को। आई डोंट थिंक सो, हुँ। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है आज के टाइम पे भी। और जहां तक अभी जो हालात हैं, देखिए सब उनके पास ही है, पावर उनके अच्छा पास है। सलेमान भाई, इसका जवाब हाँ, इस सलाम वालेकुम इस वालेकुम सलाम, बोलिए। जी, जी। मैंने कहा इसमें थोड़ा-सा मैं ऐड कर दूँ आपको इस जो आपकी कन्फ्यूजन है ये मैं दूर कर देता हूँ। अल्लाह ने हमें कुरान करीम में जो है वो खुल के बताया हुआ है कि इनके दिलों पे मोहर लगी हुई है, ये दिल से अंधे हैं, ठीक है? जब बंदा दिल से अंधा हो बिल्कुल जाता है, सही, अंधे ही तो हैं। उसको कुछ दिखाई नहीं देता। वो नफ्स की पैरवी में इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि उसको सच और झूठ में फ़र्क नहीं दिखाई देता। जब बंदे को सच और झूठ में फ़र्क दिखाई ना दे, तो इसका मतलब है कि वो मोरली करप्ट हो चुका है, वो शैतान का गुलाम बन चुका है। तो ये सारे शैतान के गुलाम हैं, अब्द शैतान है ये सारे, इबाद शैतान। तो लेकिन ये अगर देखिए आप ना, इस अल्लाह का मतलब करम भी तो इस चीज़ में कह देखिए, रहे हैं कि ये इतने आज के लोग ज़माने में हैं। ये लोग ऐसे कैसी बातें कर लेते हैं, तो आज का ज़माना जी, आपकी आवाज़ फिर डिस्कनेक्ट हुई है अभी अवैस भाई। हाँ, जी मैं ये बोलिए भाई। बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए इतना है इनके पास, पावर नहीं, नहीं है, वो बोल रहे थे मैं पूरी चुप कर गया दुनिया था की फिर मैंने पावर है। मेरी आवाज आ रही है अभी? जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू करें। फिर भी हमारे मुजाहिदीन जीत रहे हैं। जी आ रही है। गाजा से इनको हार ही मिल रही है। ये गाजा के अंदर है लेकिन मरे जा रहे हैं, डेली मरे जा रहे हैं। मैं हर दिन वीडियोस देखता हूँ, कैसे मार रहे हैं, किस तरह से मार रहे हैं। मेरे पास तो एक बहुत सही वीडियो आ गई, लेकिन वो किसी चैनल पर नहीं है। लेकिन 2 बंदे जिस तरह से 10 को मार के भगा रहे हैं, वो किसी के पास नहीं है, शायद मेरे पास है। किसी चैनल ने अपलोड किया है कहीं से ऑनलाइन, मतलब सीसीटीवी का है। बहुत सही है, मतलब बता रहा हूँ ना, 2 बंदों को जिस तरह से, मतलब ईमान वाला जो है, उसके लिए क्या ज़िंदगी मायने रखती है, उसके लिए मौत ज़िंदगी से ज़्यादा मायने रखती है, उसमें उस वीडियो में पता चलता है। 2 लोग 10 के, और वो भागते ऐसे हैं डायपर, जैसे कि डायपर आर्मी, उनका नाम ही डायपर आर्मी सही है, एकदम सही है। मतलब बोल रहा हूँ ना, मतलब हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हम दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुसलमानों के अगेंस्ट, मतलब उनके हक में, कि अल्लाह ताला मुजाहिदीन को जैसे कि ये दे, विनिंग दे। और भाई बहुत ही आमीन। अच्छी थी स्ट्रीम आपकी आज के टाइम पे, मतलब वो ये टॉपिक बहुत सही था। और ये डिबेट रिसेंटली ही आई है, राइट?
जी, जी, चंद दिन पहले ही है। जी, बिल्कुल। हाँ, चंद दिन पहले ही है। ज हाँ जी, तो जी, लबैक बहुत भाई भी शुक्रिया मौजूद है यहाँ सलमान पे। भाई। जी, जी, लबैक भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और खामोशी से आपकी बातों पे वो गौर कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है गौर-व-ख़ौस कर रहे हैं, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए। और बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने अपनी बहुत खूबसूरत राय का अपनी इज़हार किया, अच्छी बातें रखी हमारे साथ। तो इसके साथ ही हम इंशाअल्लाह इजाज़त चाहेंगे अपने तमाम दोस्तों से जो इन्होंने हमें जॉइन किया, ख़ुसूसन अवैस भाई का जिन्होंने वक़्त दिया हमें और हमारी जो है ये टॉपिक भी अवैस भाई की पसंद पर ही इसको चूज़ किया गया, तो हम उनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस टॉपिक की तरफ हमारी जो है वो नज़र करवाई और इस तरीके से हम इसको जो है लेके चल सकें। और एक और जी मेरी एक राय है, मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो जी, जी। मॉर्गन नाम का एक बंदा आता है, अमेरिकन शो कराता है, उसका पूरा पीएस नाम अभी मॉर्गन। याद नहीं आ रहा है। हाँ, और हाँ, हाँ, मोहम्मद पीएस हाजिब जो मॉर्गन। है ना, हाजिब वहाँ पर एक इज़राइल वाली के साथ डिबेट करते हैं। बहुत सही जी, है वो डिबेट। हिजाब। तो हाँ, हिजाब। हाँ, उनकी आप डिबेट नेक्स्ट आप चर्चा करेंगे ना, मतलब बहुत सही है, मतलब उसमें कई सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएँगे। लोगों के इंशाअल्लाह, मतलब आप इंशाअल्लाह ज़रूर। लोगों को आप अच्छी तरह से बता पाएँगे, क्योंकि उन्होंने एक-एक चीज़ को तार-तार कर दिया है। यार हुँ। भाई सल नहीं, सुलेमान, हाँ नहीं, बोलिए। सलमान भाई वो की बात कर रहे हैं तो, ठीक है? तो वो आवाज़ डिबेट में ब्रेक हो रही है। एक मसला है कि वहाँ पे 18 प्लस लैंग्वेज यूज़ हुई, ठीक है? वो 18 प्लस लैंग्वेज में मतलब मैं जिस डिबेट में मैं जो स्ट्रीम करता हूँ या वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरी वो ऑडियंस नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली देखती है, तो मैं उस तरह की चीज़ों पे डिस्कस नहीं करता। वो काफ़ी ज़्यादा उसमें सेक्सुअल रेफरेंसेस जो है वो बात हुई है, तो मैं उससे अवॉइड करता हूँ। हाँ, डिबेट वाक़ई अच्छी थी, मैंने सुनी थी वो और बेहतरीन थी, लेकिन फिर वो हाँ, मतलब वो सिविल आइडिया लैंग्वेज जो उसमें इस्तेमाल नहीं की जो गई। यहूदी है वो इल्ज़ाम लगाता है गंदे-गंदे, हाँ, ये बात सही है, वो समझ सकता हूँ। बस वही उसी हवाले से। चलें ठीक है, इंशाअल्लाह इसे ज़रूर कंसीडर करेंगे। बाकी सब दोस्तों के जॉइन करने का बहुत शुक्रिया, तो लब्बैक वो भाई, मेरी सलमान फैमिली जो भाई, है वो अजमल भाई। मेरी वीडियोज़ देखती है तो। जी, 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 ठीक है। अवैस भाई आपकी बात भी आ गई। अजमल भाई आप कुछ मज़ीद ऐड करना चाहें तो ज़रूर, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद जो है हम बात का इख्तिताम करेंगे। आप काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं, तो मुनासिब ना होगा कि आपको छोड़कर जो है हम स्ट्रीम का इख्तिताम कर दें। अजमल भाई मौजूद हैं तो अच्छा, मेरे ख़्याल से अजमल भाई नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्त अपना ख़्याल रखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।